सलामकुम। शुरू करने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसका एक जल्दी से रिकैप कर दें और फिर उसके बाद चलेंगे आगे। जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने सिर्फ बेसिक्स डिस्कस की थी और मैंने बताया था कि हम इस पूरे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हमने देखा था कि टैक्स होता क्या है। ठीक है, टैक्स का मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन जो हुकूमत जबरदस्ती आपके गले पे अंगूठा रख के बगैर आपकी मर्जी के आपकी इनकम या आपके एक्सपेंसेस या आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन हो उससे एक सर्टेन पोर्शन कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, उसको बोलते हैं टैक्स। अब वो आपकी इनकम के ऊपर भी हो सकता है, वो आपके एक्सपेंसेस के ऊपर भी हो सकता है, या आपकी कोई कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हो उसके ऊपर भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ऐड करूं मैं, वो ये कि नॉर्मल लोग जो हैं वो यही समझते हैं कि आपकी हर एक इनकम जो है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर टैक्स होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई एक्सपेंस के ऊपर भी टैक्स होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया, या फिर जो आपकी कैपिटल ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, जिसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदना कोई आपकी इनकम है? इनकम तो नहीं है ना, ना आपका रूटीन नेचर का खर्चा है। आप पैसे दे के एक कैपिटल एसेट या एक लॉन्ग टर्म एसेट परचेज कर रहे होते हैं, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने में भी आपसे टैक्स लिया जाता है। लेकिन अगर हम नाम देखते हैं तो कानून का नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो नाम से तो ये लगता है ना कि भाई लगना सिर्फ और सिर्फ इनकम के ऊपर चाहिए, लेकिन वो कैपिटल ट्रांजेक्शन आपकी आपके एक्सपेंसेस सारे के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो उसकी क्या लॉजिक है आइडिया किसी को? क्यों लगाते हैं उसके ऊपर? गवर्नमेंट के जो है वो डिपार्टमेंट में उसमें वर्किंग होनी होती है ट्रांसफर की टीचर। नहीं, वो तो फिर उसके लिए फीस होनी चाहिए ना, टैक्स थोड़ी होना चाहिए। जब आप ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर के ऊपर आपसे रजिस्ट्री फी नहीं लेते? रजिस्ट्री फी लेते हैं, बाकी चार्जेस भी लेते हैं, लेकिन साथ में टैक्स भी लेते हैं। तो फिर इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा ना। आपने सैलरी अर्न की, सैलरी के ऊपर आपने आपने ऑलरेडी टैक्स दे दिया। जब उसी सैलरी को आप यूज करके अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे होते हैं। जी हादी भाई। सर जब भी ये टैक्स बचाने के लिए लोग गिफ्ट डीड बना देते हैं। गिफ्ट डीड तो एक सेपरेट चीज है ना। नहीं सर, ये गिफ्ट डीड मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता ना, या कम लगता है? नहीं, मैं तो जस्ट ये बात कर रहा हूँ कि भाई इनकम टैक्स जो है वो आपकी इनकम के ऊपर लगना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि वो आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन या आपके एक्सपेंस के ऊपर क्यों लगता है। ओके ओके। वो तो फिर आपकी इनकम होगी ना दोबारा से। तो फिर उस इनकम के ऊपर लगना चाहिए ना। आपने प्रॉपर्टी परचेज की, प्रॉपर्टी से आपने कोई बिल्डिंग बना ली, उसके ऊपर आपने आगे उसको रेंट पे दे दिया, वो तो आपकी रेंटल इनकम होगी ना। तो प्रॉपर्टी के परचेज के ऊपर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर्टी के परचेज के ऊपर क्यों लग रहा है टैक्स? गेन टैक्स भी नहीं होता। गेन टैक्स तो होता है जब आप सेल करते हैं। कोई और ओपिनियन? जी जी। एसेट को ऑन कर रहे हैं, सर एक ओपिनियन ये ठीक है कुछ हद तक। जी जी। अच्छा भाई, अब जी पहले ना सर अपने आप वो को रीनेम कर ले, मेरी बात सुन ले। अपने आप को ना रीनेम करके अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करें। ये एचपी या इस तरह के नाम जो है ना इनको अवॉइड करें थोड़ा सा, ठीक है? अपना नाम बताइएगा पहले मुझे। जी सर एचपी। इसरार अहमद। जी जी, अब बताइएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। जी अ, जी सर क्योंकि वो हम जो है वो अपना एसेट बना लेते हैं। एक्सपेंस अच्छा जो है चले वो ठीक हमारे है, ऐसा एसेट में आ जाता है तो इसलिए जो है वो उस पे टैक्स। अच्छा चले ठीक है, मैं इसको बताता हूँ आपको। इसमें होता ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ना, अगर उसके तहत आपने किसी भी चीज के ऊपर टैक्स लगाना है तो सबसे पहले आपको साबित करना पड़ता है कि वो इनकम है। ठीक है, कुछ तो है सीधी सीधी हमारी इनकम, जैसे क्या है, हमारी सैलरी होगी, प्रॉपर्टी होगी, कैपिटल गेन है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, या अदर सोर्सेज हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे मेजर सोर्स पांच जो हैं। इसके अलावा कुछ हमारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, जैसे किसी बंदे ने जो है अपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई बॉन्ड रखे हुए हैं या उसके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये भी उसके क्या है, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है। कोई उसको प्राइज मिल जाता है, कोई मनी लॉटरी है, ठीक हो गया, इस तरह की चीजें भी सारी की सारी उसकी इनकम है। लेकिन ये है इनकम। अगर हमने किसी एक्सपेंस के ऊपर टैक्स लगाना है या हमने किसी कैपिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स लगाना है तो उसको करते क्या है, पहले उसको डिफाइन करते हैं एज इनकम। ठीक है, पहले आप उसको इनकम की कैटेगरी में शामिल करते हैं या आप उसको इनकम की डेफिनेशन के अंदर शामिल करेंगे। अपडेट हो गया होना उसमें लेट हो जब गया। भाई बोलना नहीं है या माइक ऑफ कर ले अपना। ठीक है, आपने उसको पहले इनकम की डेफिनेशन के अंदर लेके आना है।
जब आपने एक ट्रांजैक्शन को इनकम की डेफिनेशन के अंदर डाल दिया, हालांकि वो इनकम नहीं होती आपकी, लेकिन फिर भी लॉ के अंदर जब उन्होंने बोल दिया कि भाई हाफिज फैल है तो हाफिज फैल, ठीक है, उन्होंने आपके कुछ एक्सपेंसेस और आपके कुछ कैपिटल ट्रांजैक्शन को इनकम के अंदर डाल दिया कि भाई ये इनकम नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको बोल रहे हैं कि ये आपकी इनकम है, तो आप मानोगे इनकम है। और जब भी आप उस ट्रांजैक्शन के साथ डील करोगे तो आपने उसके ऊपर टैक्स लगाना है, ठीक है। इसलिए जो आपके एक्सपेंसेस हैं या आपकी कुछ कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन हैं उनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। रीजन बीइंग कि उसको पहले इनकम की डेफिनेशन के अंदर शामिल किया, फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये उसके बाद फिर हमने देखा था कि पर्पज ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं। पर्पज होते हैं चार के, रेवेन्यू जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री या कंजम्पशन है। उसके बाद हमने टाइप देखे थे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका फॉल करता है सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये हम बाद में जाके देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जब भी कोई कानून आता है तो उस कानून की रखवाली के लिए या उसको सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक अदारा भी बनाया जाता है। जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया, ठीक है, तो उस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अप्लाई करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए और उसके रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल थे टैक्स पेयर के, उनको एक लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए कि भाई अगर यहाँ पे इसके रिलेटेड तुम्हें कोई मसला आता है तो तुमने जाके इस ऑफिस में इन लोगों से बात करनी है, ठीक है। उन्होंने बना दिया एफपीआर। अब एफपीआर का काम है टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है। और जो टैक्स पेयर है बाय डिफॉल्ट उसकी चाबी कहाँ पे अटकी हुई है कि भाई मैंने टैक्स बचाना है, ठीक है। हम टैक्स बचाते हैं, एफपीआर वाले क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं जबरदस्ती। तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, एक बचा रहा है दूसरा दे रहा है, जबरदस्ती छीन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाजमी तौर पे मसले मसाइल आते हैं, झगड़े होते हैं। तो उन झगड़ों को मैनेज करने के लिए एफपीआर ने एक अपना पैरेलल सिस्टम बना दिया अपने एफपीआर के अंदर ही, उसको बोलते हैं अपील्स का सिस्टम, ठीक है। एक विंग बैठा है, एक कमरे के अंदर एक कमिश्नर बैठा है, वो टैक्स कलेक्ट करने वाला है। उसके साथ वाले कमरे के अंदर एक कमिश्नर बैठा है, उसको बोलते हैं कमिश्नर अपील्स। कि अगर टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्ट करने वाले कमिश्नर का कोई मसला हुआ, कोई झगड़ा हुआ, तो आप जाके साथ वाले को शिकायत लगा दो कि भाई ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, ठीक है। ये एक पैरेलल सिस्टम भी है। लेकिन अब वो है तो आखिर बेटी भाई ने एक ही जगह पे बैठे हैं, सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि भाई वो उनकी फेवर करेंगे, ठीक है। अगर आप जो है ना उस चीज से मुतमईन नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या होता है, आप ट्राइब्यूनल में चले जाओ, आप क्या कोर्ट सिस्टम में चले जाओ, वहां पे आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ये सारा का सारा जो है हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर। अब आज हमने स्टार्ट करना है कि जब भी आपने किसी पर्सन की रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, या आपने किसी भी पर्सन को इनकम टैक्स के नेट के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जब आपने उस पर्सन को रजिस्टर करवाना है, उस बंदे को रजिस्टर करवाना है, तो आपने उसको किस फॉर्म के अंदर लेके आना है, ठीक है। लाइक मैंने पिछली क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि भाई जब कोई बच्चा पैदा होता है तो या वो क्या होता है, मेल या फीमेल, ठीक है, वो दो होते हैं। अब आपने जब किसी पर्सन को रजिस्टर करवाना है ना इनकम टैक्स में, तो आपने उसको दोबारा से पैदाइश देनी है, उसको नए सिरे से पैदा करना है, ठीक है। अब उसको पैदा करने में जो है ना हमारे पास 5 जेंडर है, कि आप या तो उसको इंडिविजुअल रखें या आप उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में ले आए। अब इंडिविजुअल क्या होता है, जो सिंपल सैलरी अर्न कर रहा है या जिसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, जिसका आप और मैं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर कारोबार करता है, जैसे कि छोटे मोटे जो है ना वो होटल बना के बैठे हैं या दुकानें खोल के बैठे हैं, या किसी को जो है ना छोटे लेवल में बहुत कारोबार है छोटा सा, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि भाई वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ना रहे बल्कि अपने आप को रजिस्टर करवा ले एज सोल प्रोप्राइटर। अब जो इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर है, इन दोनों की रजिस्ट्रेशन तो होती है एफपीआर से, ठीक है। एफपीआर पे आपने कहाँ पे रजिस्टर करवाना होता है, आप आ जाते हैं जी, यहाँ पे लिखेंगे आयरस, सर्च करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर, इन दोनों की रजिस्ट्रेशन तो होनी है यहाँ से आके, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास पर्सन होता है ईओपी, फर्म या पार्टनरशिप। अब ये तीनों सेम टर्म्स हैं, ठीक है, बंदा एक है, नाम डिफरेंट है उसके। आप ईओपी बोल लें, आप उसको फर्म बोल लें, आप उसको पार्टनरशिप बोल लें, जो मर्जी बोल लें, सेम चीज है। अब जो ईओपी, फर्म या पार्टनरशिप है, इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन आपके पास कौन कौन से होते हैं, या तो आप एक सिंपल पार्टनरशिप रजिस्टर करवा लें, ठीक है,
सिंपल पार्टनरशिप से मुराद ये होता है कि उसके अंदर प्रॉपर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं वो नहीं बनता। अगर आपने वो रजिस्टर करवानी हो तो आप डायरेक्टली चले जाएंगे एफपीआर पे, ठीक है, वो यहाँ से रजिस्टर होती है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर पार्टनरशिप कर दिया है जिसके अंदर पार्टनरशिप डीड भी बनेगा, एग्रीमेंट भी बनेगा, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना होता है, आपने आना होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। आप सर्च करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पे हर एक सूबे ने अपना अपना पोर्टल बना लिया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आपने पार्टनरशिप रजिस्टर करवानी है तो आप यहाँ पे आके अप्लाई करते हैं इस पोर्टल पे, ठीक है, तो आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर हो जाती है। लेकिन ये वाला काम है सिर्फ और सिर्फ सूबों की हद तक, कि जो चारों सूबे हैं वो अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पोर्टल लेके आए हैं। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर अभी भी क्या है, आपका सारे का सारा काम मैनुअली है, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बना के आपने मैनुअली जाकर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के ऑफिस में जमा करवाने होते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप को रजिस्टर करना है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ने। अब इस पोर्टल के बैकएंड पे भी वही बंदा बैठा है, ठीक है। और इस्लामाबाद के अंदर अगर आप जाके मैनुअली करवाएंगे तो वहां पे भी वही बंदा बैठा है, ठीक है। ये हो गया आपका पार्टनरशिप का, कि इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर एफपीआर पे, पार्टनरशिप फर्म आपकी एफपीआर पे भी हो सकती है और आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी हो सकती है। तीसरा जो है फिर हमारे पास आ जाता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ठीक हो गया, कॉर्पोरेट एंटिटी। अब इस कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आपकी सिंगल मेंबर कंपनी, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपकी लिस्टेड कंपनी, उसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे किसमें आते हैं, कॉर्पोरेट के अंदर। और कॉर्पोरेट को डील करता है आपका एससीसीपी, ठीक है। इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, ईओपी, इनको जब आप एफपीआर पे रजिस्टर करवाते हैं तो आपको मैनुअली अप्लाई करना पड़ता है एनटीएन के लिए, यहाँ पे आके एफपीआर पे। लेकिन अगर आप रजिस्टर करवा रहे हैं किसी एंटिटी को किसी दूसरे पोर्टल के थ्रू, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी कि ईओपी आपने रजिस्टर करवानी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है एससीसीपी पे जाके। जब आप इन दो पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करवाएंगे अपनी एंटिटी को तो उसका एनटीएन ऑटोमेटिकली बनता है, ठीक है। आपको मैनुअली एफपीआर की वेबसाइट पे आके डॉक्यूमेंट फिल नहीं करने पड़ते। आप जैसे ही एससीसीपी में रजिस्टर करवाएंगे उसका एनटीएन ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब जब भी कोई एंटिटी अपने आप को रजिस्टर करवाएगी एफबीआर में तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो कोई भी पर्सन है, जो भी उसका क्राइटेरिया है, जो भी उसकी जेंडर है, ठीक है। जेंडर से मुराद ये 5 स्टेटस जो है ना इनको मैं बता रहा हूँ, जो भी है उसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रोविजंस भी वेरी करती हैं आपके स्टेटस के हिसाब से, कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए लॉ का क्राइटेरिया डिफरेंट है। अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटर हैं या आप कोई ईओपी हैं तो क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट है। अगर आप कोई कंपनी है तो क्राइटेरिया या उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट है। एक ही टैक्स जो आपने पे किया एक बंदे के लिए क्या होगा, एडजस्टेबल होगा, ठीक है। एक बंदे के लिए क्या होगा, मिनिमम होगा। और एक बंदे के लिए क्या हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी ना समझ आए तो खैर है, ये आगे जाके देख लेंगे हम। जस्ट मैं जो है ना एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स बाय डिफॉल्ट अप्लाई होना तो शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन हर एक के लिए आपसे डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हमारा पैटर्न क्या होगा कि जिस तरह रूटीन में आपके पास क्लाइंट्स भी आते हैं या आप अपना कोई बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटस चूज करते हैं, कि या तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे एज इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर, या फिर आप जो है ना कंपनी बना लेंगे। तो हम सीखेंगे भी ऐसे ही कि अगर आपके पास इंडिविजुअल आता है तो उसको आपने कहाँ से पैदा करना है, उसकी शादी कहाँ कहाँ पे करवानी है, उसके बच्चे किस किस तरह होने हैं, ठीक है। बंदे की जिंदगी में जितना सर्कल होता है सारे का सारा, कि आपने एंटिटी को रजिस्टर कैसे करवाना है, उसकी लाइफ के अंदर स्टेप कौन कौन से होंगे, कि उसने रिटर्न फाइल करनी है, कौन कौन सी फाइल करनी है उसके लिए, और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सारे डील करने के बाद फिर एंड में क्या करेंगे, हम देखेंगे उसकी वफात कैसे होनी है, उसको हमने खत्म कैसे करना है, ठीक। पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल, उसके बाद फिर हम आएंगे सोल प्रोप्राइटर पे, कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो स्टेप इन कर जाता है एक कारोबार के अंदर तो फिर उसके रिटर्न के अंदर क्या चेंज आता है। उसके बाद फिर एओपी, फिर उसके बाद जाएंगे हम बिजनेस के ऊपर, ठीक है। ये हमारा पढ़ने का पैटर्न होगा। ऐसे नहीं करूंगा कि मैं लॉ खोल के जो है ना एक साइड से बताना शुरू कर दूं, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगी।
मैं बता के चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे आप आगे बैठे हैं, ठीक है। अच्छा जी, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई होना शुरू हो गया, सेल टैक्स अप्लाई होगा जब कोई पर्सन सेल या परचेज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है एंटिटीज की या सर्विसेज की, ठीक है। अगर कोई पर्सन सेल या परचेज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और एक सर्टेन क्राइटेरिया अबूर कर जाता है, तो उसके ऊपर सेल टैक्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है। अब उसके ऊपर दो लॉ हो जाती हैं कि इनकम टैक्स भी और सेल टैक्स भी दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों की रिटर्न भी डिफरेंट होती है। इनकम टैक्स में जो आपकी रिटर्न है वो जाती है सालाना हर साल, लेकिन जो सेल टैक्स में आपकी रिटर्न है वो जाती है हर महीने, ठीक है। इसी तरह अगर कोई पर्सन सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, लाइक कोई टीचर है या कोई लॉयर है या कोई डॉक्टर है, ठीक है, या कोई कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज देता है, या किसी का जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, अगर कोई इस तरह का पर्सन है या किसी का रेस्टोरेंट है, तो वो किसके अंदर फॉल करता है, सर्विसेज के अंदर। तो उसके ऊपर जो प्रोविंसेस के सेल टैक्स है वो भी अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर चला जाता है, लाइक अगर कोई पर्सन जो है वो इंजीनियरिंग की सर्विसेज देना शुरू कर देता है, या सरकारी ठेकेदार जो होते हैं वो काम शुरू कर देता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, पुल बनाना, सड़कें बनाना, तो उसके लिए क्या होता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और सर्विसेज वाला टैक्स जो है उसके अलावा स्पेशलाइज लॉ जो है वो भी अप्लाई होना शुरू हो जाता है। उसको अलहदा से जो है कोर्ट पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ती है, जिसको बोलते हैं पीईसी। इसी तरह अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर लोगों को लेके जाना शुरू हो जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो एडिशनल लॉज अप्लाई होना शुरू हो जाती हैं, एडिशनल उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे क्या, उनको ओईपी का लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, डीटीएस का लाइसेंस लेना पड़ता है। ओईपी, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, पेपरा, हाँ जी। ये जो सरकारी ठेके होते हैं ना, सरकारी अगर काम करवाना है, तो उसकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो सारी होती है पेपरा पे। पेपरा वेबसाइट है बेसिकली। अभी नहीं आते, अपने सेल टैक्स नहीं पे करते, लेकिन पेपरा कहता है कि सेल टैक्स कंपल्सरी है। कंपल्सरी है, वो इसलिए कंपल्सरी होता है कि अगर आपने सरकारी ठेके लेने हैं तो वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि आप सेल टैक्स में भी रजिस्टर हो, आप पीआर में भी रजिस्टर हो। कंपनी है उसको स्टार्टअप है, हम्म वो पैसा अगर रजिस्टर होना चाहती है, हम्म लेकिन वो सेल टैक्स की क्राइटेरिया में नहीं आता। फिर उसको मजबूरी है ना, अगर उसने ठेका लेना तो करे, क्योंकि उन्होंने तो रिक्वायरमेंट बना दी है ना बगैर सोचे। मैंने कंपनी पे करना तो शर्त ही नहीं है ना, पे करना शर्त नहीं है, रजिस्टर होना शर्त है, रजिस्टर होना शर्त है। अलग चीज है, अलग चीज है। अच्छा भाई, ये था जो हमने लास्ट किया हुआ था, ठीक है। इसका मैंने ना जब कोई जल्दी भाई बात नहीं करनी आपस में यार। जी जी। सर आपने लिमिटेड हाँ जी। इसमें कौन कौन सी कंपनी फॉलो होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, कंपनी नहीं होती। पार्टनरशिप है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, नाम से पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप और कंपनी का फर्क पता है आपको कि नहीं पता? अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पार्टनरशिप में क्या। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप पूछने क्वेश्चन क्या आपको। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हम्म। तो जस्ट प्राइवेट करने के जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर नहीं, कंपल्सरी नहीं है। एसएमसी की तो एसएमसी भी आ सकती है उसके अंदर, ऐसे नहीं, सारा कुछ आ सकता है उसमें। लेकिन फिर कंपनी का डिफरेंस कैसे है? मैं बताता हूँ। अच्छा, पार्टनरशिप क्या होती है कि मैंने और मेरे भाई ने मिलके को कारोबार शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन हम क्या, हम इतने दलेर हैं कि हम देखते हैं कि भाई अगर कल को बिजनेस में कोई लॉस हो गया या कल को कोई ऊंच नीच होगी, ठीक है, तो उसका जितना भी बर्डन है, जितना भी लॉस है, सारे का सारा हम खुद बर्दाश्त करने को तैयार हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे कारोबार का पैसा, हमारा जाती पैसा, हमारा घर जो भी है ना, सारे हमारे पर्सनल एसेट्स भी हैं, वो सारे के सारे क्या है, वल्नरेबल है कि कल को अगर कोई लॉस हो गया तो हमारे जितने भी लेने वाले हैं वो हमारे कारोबार प्लस जो हमारे जाती असासी हैं, ठीक है, वो भी बेच के अपना पैसा पूरे का पूरा वसूल कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है सिंपल सी पार्टनरशिप, कि इसमें आपके कारोबार और आपकी पर्सनल जो एंटिटी है, आपका जो जाती सेल्फ है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं होता कि मैं और मेरा कारोबार एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन हाँ जी, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक हो गया टेक्निकल टर्म के अंदर। लेकिन कंपनी के फॉर्म में क्या होता है कि कंपनी जब बना लेते हैं तो कंपनी एक अलहदा पर्सन है, आप एक अलहदा पर्सन है। अगर कल को कोई नुकसान होता है तो जितने पैसे आपने कंपनी के अंदर डाले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका वो नुकसान होगा।
जो आपके पैसे लेने वाले हैं वो सिर्फ आपसे उतना पैसा ले सकते हैं जितना आपने अपनी कंपनी के अंदर कैपिटल डाला होगा। ठीक है। जो आपके जाती असासे हैं, जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, सेफ। कोई बंदा कंपनी के साथ डील करते हुए ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मैंने इनकी कंपनी को पैसे दिए थे तो आप इनकी जाती गाड़ी या इनका जाती घर बेच के मेरे पैसे मुझे दो। ठीक है। अगर आपने कंपनी बना लिया तो आपका जाती सेल्फ जो है वो सेफ है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप के अंदर रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जाती सेल्फ सेफ नहीं होता। अगर कल को नुकसान होता है तो आप अपने जाती एसेट्स बेच के भी उसका नुकसान पूरा करेंगे। ये होती है पार्टनरशिप। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो टर्म है दैट इज एलएलपी। एलएलपी से मुराद है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जस्ट एक मिनट। ठीक है। एलएलपी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अभी मैंने बताया कि पार्टनरशिप के अंदर आपके बिजनेस के एसेट्स और आपका जाती सेल्फ दोनों के दोनों वल्नरेबल है, वो सेफ नहीं है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कि भाई आपके कपड़े भी बिक जाएंगे। ठीक है। आपकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। आपकी एक एक चीज बिक जाएगी, आपने उनके पैसे लाजमी वापस करने हैं। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। लिमिटेड से मुराद ये है कि जितने आपने पैसे डाले सिर्फ होते हैं। ठीक है। ये होता है लिमिटेड और अनलिमिटेड। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ही एक एडिशनल फीचर है एलएलपी का। ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या है, पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर उन्होंने कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवा दी, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कि भाई आप पार्टनरशिप बना लो अगर आप कंपनी के झंझट से बचना चाहते हो। आप कहते हो कि भाई मैं कंपनी बनाने का रिस्क नहीं ले सकता, उसकी जितनी कंप्लायंसेस है मैं नहीं झेल सकता, मैंने रहना पार्टनरशिप के अंदर ही है। तो फिर वो आपको बोलते हैं कि भाई ठीक है आप पार्टनरशिप बना लो लेकिन आप एलएलपी के अंदर चले जाओ। एलएलपी के अंदर भी क्या होता है कि जितनी आपने अमाउंट इनिशियली इन्वेस्ट किया या जितनी आपने गारंटी की है सिर्फ उतनी हद तक आपने पैसे देने हैं, जो आपका जाती सेल्फ है वो बचा रहता है। ठीक है। अब ये वाला फीचर इसका कंपनी के साथ सेम है कि जैसे कंपनी के अंदर होता है ऐसे सेम होता है एलएलपी के अंदर। इसीलिए उसको इन्होंने पार्टनरशिप से निकाल के रखा हुआ है एससीसीपी के पास, कि नाम से पार्टनरशिप है लेकिन असल में है ये कंपनी। वही डेट नहीं मुझे याद। ठीक है। लेकिन एलएलपी का जो एक्ट है वो 2017 वाला है, मैंने लिखा भी हुआ था यहाँ पे, 2017 वाला एक्ट है। ठीक। आप कुछ पूछ रहे थे आप? प्राइवेट लिमिटेड वो होती है जिसके शेयर पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते। सादा टर्म्स के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है वो प्राइवेट। ठीक। कंपनी की एससीसीपी में ही रजिस्टर्ड एससीसीपी में रजिस्टर्ड होती है। जो लिस्ट पब्लिक एंटिटी होती है उसमें एक एडिशनल इन्वॉल्व हो जाता है पीएसएक्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। मैंने जो है ना जो नए बंदे थे उनके लिए एक ओवरव्यू दे दिया। अब जी पूछिए। रजिस्टर्ड होती है जिसमें जो हमने ऑथराइज कैपिटल रखा हुआ होता है कंपनी का, सेकंड पर्सन को हमें जस्ट उसी में डिक्लेयर करना होता है। फिर रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज होती है हाँ जी। और जिसमें हम अपना घर वगैरह इंक्लूड कर लेते हैं, वो एलएलपी रजिस्ट्रेशन होती है। एलएलपी होती है। तो क्या हम इन्वेस्टमेंट गलत गाइड कर रहे होते हैं, जिनको नहीं पता होता वो गलत कर रहे होते हैं। और एलएलपी रजिस्ट्रेशन ये दो चीजों में डिफरेंस है जो एलएलपी में यही वाला है कि एक में हम जो है वो जस्ट कंपनी को लेके चल रहे हैं, पर इसमें हम कंप्लायंसेस का फर्क है। कंप्लायंस का फर्क है। जो कंपनी है कंपनी की कंप्लायंस डिफरेंट है कि उसमें जो है ना आपने एनुअल फाइलिंग करनी होती है एससीसीपी की। उसके अंदर आपकी एनुअल रिटर्न होती है, आपका फॉर्म ए होता है, फॉर्म 29, फॉर्म 45 की होती है। ये एससीसीपी में होती है कंपनी। तो एलएलपी की ये कंप्लायंस नहीं होती, उसकी डिफरेंट होती है। ठीक। अच्छा भाई, ये हमने देख लिया। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना फिर हम आगे बिस्मिल्लाह करें। जी पूछो। सेम है। सेम है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि एक बंदा है ना सिंपल, अगर वो शादीशुदा है, बंदा सेम है लेकिन कोई उसको अब्बू कह के बुला रहा है, कोई उसको भाई, कोई उसका बेटा, कोई उसको खामद कह के बुला रहा है। ठीक हो गया। बंदा एक है लेकिन नाम सेम डिफरेंट। सेम क्या है पार्टनरशिप का, कि चीज एक ही है लेकिन नाम उसके डिफरेंट है। कोई एओपी बोलता है, कोई फर्म बोलता है, कोई उसको पार्टनरशिप बोलता है। ठीक। सर एओपी को रजिस्ट्रार से रजिस्टर कराने की जरूरत होती है? ये कौन बोल रहा है भाई? एओपी फॉर्म को दो ऑप्शन होते हैं आपके पास कि आप करवा भी सकते हैं, आप नहीं भी करवा सकते। अगर आप रजिस्ट्रार और फर्म से करवाएंगे तो फिर उसके लिए आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप नहीं करवाते तो आप डायरेक्टली किसी पार्टनर के एंटीन में जाके वहां से करवा सकते हैं।
जी सर हादी आप भाई। किसी एओपी की एग्जांपल दे सकते हैं? जी एओपी, ये फर्म पार्टनरशिप है, इसकी कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं एग्जाम्पल ईओपी की। पार्टनरशिप में? कोई एग्जांपल? ईओपी की एग्जाम्पल कह रहे हैं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, अपनी हैंड फ्री उतार के बोले जरा। ईओपी की एग्जाम्पल भाई मैं आपको दे तो दूं, लेकिन शायद आपको नाम पता ना हो। आपको सॉक्स एक्सपोर्टर का पता है? दूसरा नुमान उमर सॉक्स एक्सपोर्ट करता है बाहर। मैं आपको बना के दिखा दूंगा, इस तरह मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता कि मैं फलां कंपनी जाकर देख लूं वो ईओपी है, आपको समझ नहीं आएगी इस तरह। जी हामिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हर कंपनी का मतलब वो बन सकता है कोई सर्विसेज वगैरह का, तो स्कूल के लिए कोई एक्स्ट्रा वो होती है क्या? स्कूल के जैसे लिए? कि आप बात, जी, अगर कोई स्कूल के स्कूल लिए जो आपके खोलना, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनकी जी एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि वो स्कूल का सर्टे जो है एरिया, या उसमें जो है ना वो वॉशरूम क्लासरूम, उसका स्टाफ, और ये इस तरह की जी, रिक्वायरमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, स्पेसिफिकली लॉ के अंदर कुछ भी नहीं है इनकम टैक्स में। सही। जी। ओके। जी डॉक्टर साहब, यार आपस में बात नहीं करनी प्लीज, आपस में बात नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं यहाँ से क्वेश्चन है मेरा एक, जैसे अब जी लेट्स सपोज आपने कहा कि जब एक आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन करनी है, एनटीएन बनाना है, तो एक जी। न्यू बर्थ है, हाँ ठीक है जी। ना? तो अब लेट्स सपोज कि मैं एज ए इंडिविजुअल अपने आप को वहां पे शो कर देता हूँ, मैंने अपना एनटीएन बना लिया है। कल को मैं थोड़ा सा ग्रो करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने थोड़े से अगले लेवल पे जाना है, एज ए मैंने पार्टनरशिप में आना है या एससीसीपी के अंडर में चला जाता हूँ ग्रो करता करता। तो सर ये जो जी क्राइटेरियाज होते हैं, एक बार तो मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ, क्या ये क्राइटेरियाज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं? नहीं, अभी तक चेंज तो नहीं हुए, थोड़ी सी एडिशन या डिलीशन होती रहती है, लेकिन ये है कि अगर आप ग्रो करते हैं तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, रोकते नहीं है। सही। लेट्स सपोज मैं एज ए इंडिविजुअल हूँ, पहले मैंने जी एज ए इंडिविजुअल अपना पे कर रहा हूँ सारा कुछ, उसके बाद फिर जी मैंने ट्राई किया कि मैं एक अपनी नई कंपनी रजिस्टर करवाने की तरफ चला जाऊँ, तो मैं उसका जो बिल्कुल। स्टेटस है उसके अंदर जाके मैंने थोड़ी बहुत जो है चेंजेस कर ली हैं। नेट लेट्स सपोज उससे अगले लेवल को मैं चला जाता हूँ, तो मतलब मेरी बेस हो ही रहेगी एज ए इंडिविजुअल, या वो चेंज हो जाएगी फिर कंपनी में? नहीं, फिर सेपरेट एंटिटी हो जाती है ना, आप खुद तो अलहदा हो गए अगर आपने कंपनी बना दी। कंपनी एक अलहदा चीज होगी, आप खुद अलहदा हो गए। अपनी जो जाती सही हो, कंप्लायंस है, जाती रिटर्न आप अलहदा करेंगे, कंपनी अपनी अलहदा करेगी। सही हो गया, सही हो गया। जी। बहुत शुक्रिया सर। जी जैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अभी अभी आपने बताया है कि एक इंडिविजुअल बिजनेस होता है और दूसरा मतलब पार्टनरशिप में भी। तो अगर हम कोई आम बिजनेस भी फॉर एग्जांपल के हम सलोन वगैरह कोई खोलते हैं, ठीक है, उसको अगर हमने जी रजिस्टर करवाना है, तो उसको हम इंडिविजुअल करवाएंगे या पार्टनरशिप पे करवाएंगे, मतलब कि वो तो कैसे आप सही दोनों रहेगा? नहीं करवाएंगे, उसको आप सोल प्रोप्राइटरशिप में लेके जाएंगे। ठीक है, तो अगर मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई बाहर से आके इन्वेस्टर उसकी उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, उस वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी होगी। तो कल को हाँ अगर वो जी। मतलब कि लॉस हो जाता है उसका, या मतलब कि वो खत्म हो जाता है, तो उसकी लाइबिलिटी है जो वो उसका क्या मतलब कि सीन होगा? वो तो फिर जाती कैपेसिटी में है ना, वो थोड़ी बहुत ऐसे छोड़ेगा आप पैसे। अगर आप जाती ठीक है। कैपेसिटी के अंदर किसी से पैसे लेते हैं और बाद में कहते हैं हाँ खत्म हो गए, छोड़ेगा आपको? जी ठीक है, थैंक यू। जी हादी भाई। सर मेरा सवाल था, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस, मतलब बाइन, मतलब बाहर से खरीद के और थोड़े पैसे रख के बेच दे रहा है, तो उसके ऊपर हम्म। कोई सेल टैक्स होगा? वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, बस होता स्टॉक है, वो रखा है। इम्पोर्टर होता है। वो इम्पोर्टर होता है जो बाहर से मंगवा रहा है। बाहर से नहीं, मतलब यहीं जैसे कंपनी है तेल वाली, उससे खरीदा, जैसे वो सप्लायर ट्रेडर का हो गया काम ना, फिर होता है। उसके लिए भी कंपलसरी है सेल टैक्स में रजिस्टर होना। अच्छा। हाँ जी। छोटा जैसा इंडिविजुअल है और वो काम कर रहा है, तो उसमें भी मसला है? बिल्कुल जी, वो कहते हैं कि हर तरफ से जो है ना पैसे दो। अच्छा। ठीक है जी। सही है। चले ठीक। अच्छा जी। अब हम। जी जी जी। एक बंदा इंडिविजुअल अपनी रिटर्न फाइल थोड़ा कर रहा सोचा है, बोलना था लेकिन अपनी कुछ समझा रिटर्न ना, फाइल रिपीट कर कर रहा है दें कोई please। इंडिविजुअल बंदा, वो एक कंपनी बना के उस सोल प्रोप्राइटर है,
अपने उसी में ऐड कर लेते हैं रिटर्न में। तो जो इसकी रिटर्न आएंगी दो अलग अलग आएंगी या एक ही देगी? इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर की एक रिटर्न होती है। एक ही ठीक है। देगी। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई मैंने बेसिक जो है ना आपको सारा बता दिया, दोबारा रिवाइज करवा दिया। अब इसके अंदर जो है ना एक एडिशनल स्टेप ये है कि हमने देखा टैक्सेस होते हैं दो तरह के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो होता है सेल टैक्स। ठीक है। सेल टैक्स भी यार दो तरह का है, एक है गुड्स के ऊपर सेल टैक्स, एक होता है सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स। ठीक है। गुड्स से मुराद क्या है कि हर एक ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो आती है आपके गुड्स के अंदर। लाइक मेरे पास ये पानी की बोतल है, अगर मैं इसकी सेल परचेज करता हूँ तो वो किसके अंदर फॉल करता है? गुड्स के अंदर। मेरे पास लैपटॉप है, फोन है, गाड़ियां हैं, ठीक हो गया, सारा कुछ जो है ना किसमें फॉल करता है? गुड्स के अंदर। इसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट करता है दैट इज एफपीआर। लेकिन अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर लाइक मैं कोई वकील हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कोई अकाउंटेंट हूँ, मैं कोई बुक कीपिंग की सर्विसेज देता हूँ, मैं कोई डॉक्टर हूँ। ठीक है। अगर मैं किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो जो उसके ऊपर सेल टैक्स है वो कलेक्ट करना है सूबों ने। ठीक है। जो गुड्स के ऊपर सेल टैक्स है वो कौन कलेक्ट करता है? एफपीआर, वफाक। जो सर्विसेज के ऊपर है वो कौन कलेक्ट करता है? प्रोविंसेस। अब ये जो बाइफर्केशन है कि ये वाला टैक्स जो है ये सूबों का है, ये वाला जो है ये वफाक का है, ये कहाँ से आई बाइफर्केशन? अब इसके बैक एंड पे जो है ना मोस्ट फेमस अमेंडमेंट है हमारे एक्ट के अंदर, जो है 1973 का एक्ट, ऑर्डिनेंस सॉरी, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन जो है। ठीक है। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट आई थी मोस्ट मेजर, दैट इज 18th अमेंडमेंट। अब 18th अमेंडमेंट से पहले क्या था कि आपका वफाक सारे का सारा टैक्स इकट्ठा करता था। ठीक है। बेशक वो गुड्स का है, बेशक वो सर्विसेज का है, वफाक क्या करता था? सारे का सारा टैक्स खुद इकट्ठा करके उसके बाद फिर एक फार्मूला था, उसको बोलते थे एनएफसी अवार्ड। उसके थ्रू जो सूबे थे उनको उनका हिस्सा दे दिया जाता था। ठीक हो गया। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कि आबादी के हिसाब से वफाक ने इकट्ठा किया और फिर उसके बाद हर एक सूबे को उसके आबादी के तनासब से उनका हिस्सा दे दिया। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ? आपके आरटीए लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर एक आर्टिकल आया 142AA। उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने सूबों को खुद मुख्तार कर दिया कि भाई जितने भी सूबे हैं वो अपना अपना टैक्स खुद इकट्ठा करेंगे। ठीक है। अपना अपना टैक्स खुद इकट्ठा करेंगे और ये क्राइटेरिया या हक उनको सिर्फ सिर्फ दिया सर्विसेज की हद तक कि जो सर्विसेज का टैक्स है वो सूबे खुद इकट्ठा करेंगे, जो गुड्स के ऊपर टैक्स है वो वफाक का ही है। ठीक है। तो इस अमेंडमेंट के बाद क्या होगा कि हर एक सूबे ने अपना अपना टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई। पंजाब के अंदर पीआरए बना, सिंध के अंदर एसआरबी, बलोचिस्तान के अंदर बीआरए और केपी के अंदर कैपरा। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर क्या है? जो सर्विसेज का टैक्स है वो अभी भी एफबीआर कलेक्ट करता है। ठीक। तो यहां से ये चीज हम अखज करते हैं कि अगर एक बंदा गुड्स की सेल भी करता है और वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसके लिए कंपलसरी है कि उसने अपने आप को एफबीआर में तो रजिस्टर करवाना ही करवाना है, लेकिन उसने अपने प्रोविंस की बेस के ऊपर अपने आप को सर्विसेज में भी रजिस्टर करवाना है प्रोविंशियल अथॉरिटी के पास, अगर वो बंदा सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? जी पूछे, नाम क्या आपका? काफी जी कासिम है। जैसे एक बंदा गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज भी ले रहा है, तो वो दोनों में रजिस्टर्ड है। दोनों में लेकिन रजिस्टर हमें प्रॉब्लम देखा हमने कि वो सर्विसेज की इनवॉइसेस भी आपके यहाँ आती है, आ रही होती है, आती है। तो वो एक जगह पे क्लेम करें, एक जगह पे करना होता क्या है, एक जगह पे करना होता है। वो हम सेल टैक्स में जाके देखेंगे। ठीक है। लेकिन एक जगह पे क्लेम करना हो तो दो जगह पे आप कर नहीं सकते इसको। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का? सारा क्लियर है? जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी जी पूछें। जी सर, मैं जो है ना वो जनरल ऑर्डर सप्लायर का काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो सर, मैं जो है वो किसी से सामान, जैसे मुझे ऑर्डर होता है, ठीक है, मैं किसी से हाँ जी। सामान लेता हूँ, वो आगे डिलीवर कर देता हूँ। ठीक है। मैं जो है वो दरमियान में इंटरमीडिएट का काम कर रहा हूँ। तो ठीक मुझके है। मेरे ऊपर जो है वो सेल टैक्स सर्विसेज लगेगा या गुड्स का लगेगा? आपके ऊपर गुड्स वाला लगेगा। बल्कि एक मिनट, जस्ट मुझे ये बताएं, इसमें ना थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि जो जी आपकी सर। अर्निंग है, आपका जी सर। मेन बचता क्या है? कमीशन बचता है सिर्फ?
जी सर, मैं सिर्फ कमीशन ले रहा हूँ वहाँ से। अगर सिर्फ और सिर्फ कमीशन बचता है तो आप इंटरमीडिएट हैं और आप सर्विसेज के अंदर फॉल करते हैं, आपके ऊपर जी जी। सर्विसेज वाला टैक्स लगेगा। लेकिन सर अगर मैं वहां से जो है वो चीज परचेज करूँ और अपने आप की इनवाइस बनाऊं और फिर आगे जो है वो किसी फिर दूसरे को गुड्स में सेल रजिस्टर करूँ। होंगे, फिर आप एफबीआर में आएंगे। जी ठीक ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक सर एक सवाल है। जी जी। जैसे मतलब मैं पीछे से खरीद रहा हूँ किसी से, तो उसने भी सेल्स टैक्स दिया हुआ है, तो अब मैं ठीक भी है। उसको सेल्स टैक्स दूंगा एफबीआर वालों को? वो तो प्रिंटेड होगा ना सेल्स टैक्स डब्बे के ऊपर। नहीं, आप बात कर रहे हैं थर्ड शेड्यूल वाली आइटम की, इसमें क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। टैक्स का बर्डन जस्ट पास ऑन होता है। ठीक है। ये अभी आज की हमारी क्लास का टॉपिक नहीं है ना, आप मेरे से अलहदा पूछ लें इन पर्सन अगर आप काम कर रहे हैं तो। लेकिन ओके। क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है तो इनमें से मोस्टली को समझ नहीं आएगी हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ओके। उसमें ये है कि जो आप बात कर रहे हैं दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू थर्ड शेड्यूल आइटम, जो रिटेल आइटम होती है। उसमें टैक्स का बर्डन सिर्फ पास ऑन होता है, कि आपने अपनी जेब से पैसे निकाल के अगले को दे दिए, उसने अपनी जेब से निकाल के अगले को दे दिए। हुकूमत के पास फिक्स टैक्स जा रहा होता है। लेकिन जो नॉर्मल आइटम होती है उसमें क्या होता है, हर एक बंदा अपने अपने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर टैक्स दे रहा होता है, इसलिए सेल टैक्स को वैल्यू एडेड टैक्स या दूसरा कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं। ओके। सर इसकी कोई एग्जांपल दे दें गुड्स और सर्विसेज दोनों की। और गुड्स ऑन सर्विसेज की? जी इसकी कोई ये आसान वाली एग्जांपल देकर एक्सप्लेन कर दें। भाई वकील सारे आप बैठे हैं, वकीलों से आसान में क्या एग्जांपल दूं आपको? आपने किसी की बेल करवाई है, किसी को अंदर करवाया, बाहर करवाया, तो ये सर्विस दी है ना आपने। आप वकील हैं, आप क्या है, मैं आपके रेलिवेंट आपको एग्जांपल देता हूँ। नहीं सर, मैं इंटरमीडिएट के बाद आया हूँ, आई कम के बाद आया हूँ, और साथ में सीए कर रहा अच्छा भाई, आप सीए बन के जब किसी कंपनी को ऑडिट करोगे हूँ। जी। तो सर्विस दे रहे हो ना आप उनको। जी। तो उस सर्विस के ऊपर जो आपका 15% टैक्स कटता है वो पीआरए होता है। और गुड्स का सर? गुड्स वाला जो है 18% है। ठीक है। ठीक। अच्छा जी। भाई ये तो हमने देख लिया सारा कि लॉ कौन सा अप्लाई होता है, ठीक हो गया। तो अब जो हमने अभी शुरू करना है लॉ, ठीक है, बिस्मिल्लाह करने वाले हैं, दैट इज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है। अब एक होता है ऑर्डिनेंस और एक होता है एक्ट। इन दोनों में फर्क पता है? एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क होता है, कोई भाई बताएगा मुझे? वन बाय वन, बकरियां नहीं बनना, वन बाय वन। सदर के स्थान से इशू होता है जब पार्लियामेंट का कोई या असेंबली का इजलास ना हो तो वक्ती तौर पर किसी करोड़ की जरूरत पड़े तो वो सदर के स्थान से इशू करती है। क्या होता है वो कह रहा असेंबली या पार्लियामेंट उसको approve ठीक है, ये पता है सबको कि मैं बता दूं ये भी? नहीं पता, चले मैं बता दूं। अच्छा भाई, बता जो दो तो। नॉर्मल प्रोसेस होता है जी, अच्छा जो नॉर्मल प्रोसेस है ना लॉ बनने का, वो ये होता है कि सबसे पहले को बिल पेश होता है। ठीक है। बिल पेश होने के बाद उसके ऊपर असेंबली में बहस होती है। जब वो असेंबली से पास हो गया, नेशनल असेंबली से, उसके बाद वो जाता है सेनेट में। सेनेट से अप्रूव होने के बाद फिर वो जाता है सदर साहब के पास अप्रूवल के लिए। जो कानून इन तीन स्टेप से गुजर के बनता है उसको बोलते हैं एक्ट। ठीक है। पहले नेशनल असेंबली, फिर सेनेट, फिर प्रेसिडेंट, ये तीनों स्टेप से होकर गुजरा वो है एक्ट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइमरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, कि ये आपकी प्राइमरी लेजिस्लेशन है, जो मेन सोर्स ऑफ लॉ है। लेकिन अगर कोई कानून ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली से, ठीक है, और नहीं मुश्किल हो जाएगा, और अगर कोई कानून ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के साइन से अप्रूव हो गया, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ने क्या किया, साइन किए, और अपने साइन के जरिए कोई भी ऑर्डर या कोई भी लॉ इंप्लीमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो पहले दो स्टेप होते हैं वो दोनों के दो स्किप हो जाते हैं। ना नेशनल असेंबली होती है ना सेनेट होती है, सिर्फ और सिर्फ सदर साहब के साइन और लॉ बन गया। ठीक है। अब ये बनता कब है ऑर्डिनेंस, कब इसकी जरूरत पेश आती है पता है किसी को? सर जंग हो जाए तब, जब असेंबली ना हो, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर क्या मार्शल लॉ आते हैं। ठीक है। मार्शल लॉ में क्या होता है, ना सेनेट होती है ना आपकी नेशनल असेंबली होती है, तो फिर जो भी कानून पास होता है दैट इज ऑर्डिनेंस। जिस तरह आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, ये मुशर्रफ साहब ने अपने साइन से पास किया हुआ है, इसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डिनेंस होता है उसकी लाइफ होती है 120 दिन।
ठीक है, कि ऑर्डिनेंस आपका सिर्फ और सिर्फ 120 दिन चलेगा। 120 दिन चलने के बाद अगर वो नेशनल असेंबली और सेनेट से अप्रूव हो गया तो फिर तो वो एक्ट बन जाता है, अनलिमिटेड चलता रहता है। लेकिन अगर वो अप्रूव नहीं होता तो फिर वो 120 दिन के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें 120 दिन के अंदर अंदर भी अप्रूव ना हुआ तो फिर लॉ के अंदर पावर मौजूद है कि वो उसको 120 दिन के लिए मजीद लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, कि 120 दिन की क्या ओरिजिनल लाइफ है, 120 दिन के लिए उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया। अगर वो 240 दिन के अंदर भी पास नहीं होता तो फिर वो खत्म हो जाता है, लैप्स हो गया। ठीक है, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया 2001 में, 240 दिन गुजर गए हैं कि नहीं? तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है क्यों नहीं बना अभी तक? ये आम और सेनेट से पास ऑन हो गया है, पास ऑन रिजेक्ट हो जाते हैं। बोल दे खुद से। अगर नेशनल असेंबली से ये पास किसी एक्ट करना चाहिए, तो एक्ट कहना चाहिए थी, मैं कह रहा हूँ। पहले ऑर्डिनेंस आफ्टर ये पास हुआ तो फिर इसका नाम इनकम टैक्स एक्ट नहीं होना चाहिए था? ऑर्डिनेंस क्योंकि सर जी जी जी, कुछ बताएंगे मुझे? जी सर, असल में ये होता है कि एक्ट ये जो है ना वो लॉ में यही है कि ये नाम का तो रहता है ऑर्डिनेंस, ठीक है, असल में नाम से ये सिर्फ एक्ट ही होता ऑर्डिनेंस है। है, और दूसरी लेकिन इसकी जितनी भी हैसियत है दूसरी वो बात सारी की सारी क्या होगी, एक्ट वाली होगी। ठीक हो गया? अब ये आर्टिकल याद दूसरी करना तो कर देना, दूसरी 242 है तो। जी जी दूसरी सर बात इसमें ये होती है कि ये जो दूसरा एक्ट होता है, सिंपल एक्ट जो होता है, वो सिंपल जी मेजोरिटी के साथ पास होता है, लेकिन ये जी ऑर्डिनेंस है ये 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होता है, यानी इसकी जो है वो एप्लीकेबिलिटी उससे भी ज्यादा होती है। ये सर बिल्कुल, इसमें ये एक अडॉप्ट होता और है ना, ये तो एलिमेंट है। खैर जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है ना, इसको तो हम टच नहीं ना करना, मैं सिर्फ टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब ये हमने देख लिया कि ऑर्डिनेंस क्या है और एक्ट क्या है। हमने शुरू करना है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक? ये पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में एक से 2000 एक वाले ऑर्डिनेंस नहीं, आपको पता है रिसेंट ऑर्डिनेंस कब आया था? जो लेटेस्ट वाला भी, जो सबसे नजदीकी वाला, कोई याद है किसी को? उसके बाद 2020 के बाद आया है। किसी को याद है कि हमने आईएमएफ से 1 अरब कर्जा लेना था? उस टाइम पे क्या हुआ था, आईएमएफ ने पूछना था कि आपके पास फैटफ से रिलेटेड कोई कानून है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो है ना उनसे रिलेटेड कुछ कानून पूछे थे उन्होंने। तो वो हमारे मुल्क के अंदर था ही नहीं कोई भी कानून इस तरह का। तो उन्होंने कहा था कि कानून बनाओ। अब कानून बनाने के लिए सिंपल प्रोसेस क्या था कि पहले असेंबली, फिर सेनेट, फिर ये वो सारा, और अपोजिशन का आपको पता है। ठीक हो गया कि अगर वो लेके आता वो नहीं पास होने देते, वो लेके आता तो वो नहीं पास होने देते। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक रात के अंदर जो है ना ऑर्डिनेंस पास करके तो बोल दिया कि भाई हमारे मुल्क के अंदर कानून है, पैसे दो। ठीक है, वो लेटेस्ट आया था। लेकिन वो सिर्फ एक नहीं है, जो मोस्ट फेमस आपके मुल्क के अंदर चल रहे हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसके अलावा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 वाला, ये दो मोस्ट फेमस है। इनकम टैक्स की बात कर जी जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और भी है, बहुत सारे ऑर्डिनेंस। ठीक है, अच्छा, अब एक तरीका तो ये है भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ने का कि मैं बैठ को आपको जो है ना सारे का सारा रट्टा लगवा दूं, भाई बैठ को रट्टा मारते रहो। ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर 800 850 पेजेस हैं, हर बंदे को याद करने के बाद नहीं है, ना इतना दिमाग है हमारा। तो उसमें क्या है, अगर आपको लॉ का स्ट्रक्चर समझ आ जाता है कि भाई किस जगह पे कौन सी चीज लिखी हुई है, तो वो इजी हो जाता है नेविगेट करना। ठीक हो गया? तो थोड़ा सा इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, ठीक है, अपने कभी मजमून लिखा है कायदे आजम का या इलामा इकबाल का स्कूल में? किस तरह लिखते थे उसको? पैराग्राफ के फॉर्म के अंदर ना। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका कानून है उसके अंदर क्या है भाई, या तो उसको सीधा सीधा लिख दो, पूरा छाप दो। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको पूरा पूरा नहीं छापा, थोड़े बहुत सियाने हैं तो उन्होंने क्या किया, उसको पैराग्राफ के अंदर डाल दिया कि पहले हिस्से के अंदर क्या है, उनकी पैदाइश है, दूसरे के अंदर इब्तदाई तालीम है, तीसरे के अंदर आला एजुकेशन है, चौथे के अंदर वकालत है, जिस तरह हम कायदे आज़म का लिखते थे। इसी तरह उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट मैटर जो है, या हर एक आइटम या हर एक सब्जेक्ट जो है उसको एक डिफरेंट पैराग्राफ के अंदर डाल दिया, और उस पैराग्राफ को उन्होंने बोल दिया कि भाई ये सेक्शन। ठीक है, हर एक आइटम या हर एक सब्जेक्ट मैटर जो है उसको एक अलग सेक्शन डील करते हैं। जिस तरह जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको डील करता है आपका सेक्शन 114, 114।
ठीक है। जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है उसको डील करता है आपका 116 सेक्शन। जो आप लोगों ने सुना होगा भाई, जो प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं उसके ऊपर कौन सा सेक्शन होता है, याद है किसी को? 236C और 236K, सुना होगा किसी ने, ठीक। वो टैक्स लगता है उसके ऊपर, वो उनको डील करता है, अलग अलग सेक्शन। इस तरह हर एक आइटम या हर एक सब्जेक्ट मैटर जो है उसका डिफरेंट सेक्शन है। टोटल आपके पास सेक्शन है 242, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं है कि बैठ के गिनेंगे 242 ही होंगे, ये कम ज्यादा है। अब इसमें है क्या कि 242 जो है उसके साथ A B C D ये भी लगाया हुआ है, ठीक है। कि 236, जैसे मैंने आपको एग्जांपल 236A से शुरू होके ये H तक जाता है, ठीक है। C है, D K सारा ये कुछ आता है इसके अंदर। लेकिन जो ओवरऑल हम बोलते हैं दैट इज 242 सेक्शन है इसके अंदर। और आगे हर एक सेक्शन के अंदर डिफरेंट सब सेक्शन भी है, ठीक है। कि एक पैराग्राफ, उसके अंदर आगे सब पैराग्राफ भी है, ठीक है। और साथ में इसके हैं 15 शेड्यूल। पहले 14 थे, लेकिन अभी इसी फाइनेंस एक्ट के अंदर एक और शेड्यूल ऐड हो गया, टोटल हो गया 15 शेड्यूल, ठीक है। 15 में से कुछ ओमिट हो गए हैं, बाकी अभी कुछ एक्टिव हैं, ठीक है। अब इन 15 शेड्यूल में से जो हम देखेंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहले वाला शेड्यूल। पहले वाले शेड्यूल के अंदर आपके जहां जहां पे जो भी रेट लगना है, ठीक है। आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर अगर आपने रेट देखना है कि भाई इसके ऊपर मेरा टैक्स का रेट क्या है, तो बजाय इसके कि आप 850 पेजेस खोलेंगे, आपने आंखें बंद करके जाना है कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल में। वहां से जाके आपने उसका रेट देख लेना कि इस आइटम के ऊपर मेरा ये रेट लगता है, ठीक है। अब उस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर भी आगे उन्होंने डिफरेंट पार्ट किए हुए हैं कि पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो भी जो है उन्होंने अपनी इनकम के नेचर के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है उसको, ठीक है। लेकिन जस्ट अभी ये याद कर लें कि जो आपका पहला शेड्यूल है उसके अंदर क्या है, सारे के सारे टैक्स के रेट। उसके बाद बहुत सारी इनकम आपकी ऐसी है कि जो एक आम बंदे के लिए या नॉर्मली क्या होती है, टैक्सेबल होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से उसको क्या दे देते हैं कि भाई अगर ये बंदा ये इनकम अर्न कर ले तो इसको हम माफ कर देते हैं टैक्स से। जैसे अगर कोई बंदा वैसे सैलरी ले रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन अगर वही बंदा 60 साल से क्रॉस कर जाए, पेंशन हो जाए उसकी, तो वो एग्जम्प्ट होती है। अब ये एग्जम्पशन हमें कहाँ पे मिलेगी, ये हमें मिलेगी सेकंड शेड्यूल के अंदर, ठीक है। अब नॉर्मल बंदा कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करता है, उसके ऊपर टैक्स का रेट क्या है, जो भी है 3% है, 4% है, जो भी है, ठीक हो गया। लेकिन अगर वही जो है एक फौजी परचेज करता है तो उसके ऊपर टैक्स का रेट डिफरेंट है। अब ये टैक्स का रेट डिफरेंट है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, सेकंड शेड्यूल से। अब आप सैलरी लेते हैं या आपने क्या किया हुआ है, आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे आपने हुकूमत के बॉन्ड परचेज किए हैं किसी ने, ठीक है। अगर किसी ने बॉन्ड परचेज किए हो तो आपको पता हो कि उसके ऊपर जो है टैक्स कट के आता है। लेकिन जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर टैक्स कट के नहीं आता, वो आपको वैसे सारे सारे पैसे दे देते हैं। इसको बोलते हैं विद होल्डिंग। अगर किसी के ऊपर विद होल्डिंग नहीं होती तो वो आपको कहां से मिलेगा, सेकंड शेड्यूल से। अगर किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगता, कम रेट लगता है, या उसके ऊपर विद होल्डिंग नहीं है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी, सेकंड शेड्यूल से। एक्सपेक्ट क्या दिया मैंने एग्जांपल दिया है, देखो अगर एग्जैक्ट एग्जांपल दो तो वो PSB है, ठीक है। जो उसके ऊपर जो है ना 37A क्लॉज है, उसमें एक जो है ना वो मतलब नॉर्मली क्या होता है 10% टैक्स होता है, लेकिन 37A जो है ना वो बोलते हैं कि अगर ये पर्सन है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं, ठीक। अच्छा, पहले के अंदर आ गया आपके रेट। दूसरे के अंदर क्या है कि अगर किसी इनकम के ऊपर या किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स नहीं लगना तो वो उसके ऊपर सेकंड शेड्यूल में है। सर ये मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, तो स्क्रीन ना बनाए, सुन ले मेरी बात बस। अच्छा भाई, अब दूसरे शेड्यूल के अंदर भी ना 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट के अंदर क्या है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि पेंशन जो है वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट है। ये पूरी की पूरी टोटल इनकम उन्होंने माफ कर दी। ये कहाँ पे है, पार्ट 1 के अंदर, सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1। दूसरे के अंदर क्या है, रिडक्शन इन रेट, ठीक है। कि अगर एक पर्सन जो है को प्रॉपर्टी परचेज करता है उसके ऊपर 6% है, वही अगर कोई फौजी या कोई शहीद परचेज करता है उसके ऊपर 3% है। ये कहाँ पे लिखा होगा, सेकंड पार्ट के अंदर। अगर कहीं पे टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, कि अगर आपका 100 रुपया टैक्स बनता था, वो कहते हैं कि भाई आप 25 छोड़ दो, आप 75 रुपये हमें दे दो टैक्स। टैक्स की लाइबिलिटी कम हो रही है, वो किसमें है, पार्ट 3 के अंदर है। और अगर विद होल्डिंग नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप सैलरी लेते हैं, वो आपका टैक्स काट के आपको बाकी पैसे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो उसके ऊपर वो आपका टैक्स काट के नहीं देते, आपको सारे के सारे पैसे दे देते हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट 4 के अंदर, ठीक है जी।
यहाँ तक पूछना है कुछ किसी ने? होल्डिंग टैक्स पे है। अभी सर तक ये बताऊँ रिटायर्ड फौजी को भी यही है सर? सर, फौजी फौजी होता है, फौजी फौजी है, हम आम बंदे हैं। जी हादी भाई। सर मैंने सर आपसे मेरा सवाल है, पूछना था। जी जी। बात कर सकता हूँ मैं? जी जी करें सर। सर ये कौन मैं सा कह रहा हूँ कि पीएसएक्स में मैंने समझे 1 लाख के शेयर्स लिए, तो उसके जी बाद प्रॉफिट में जब बुक करता हूँ तो उसके बाद विथ होल्डिंग टैक्स कट जाता है और जो डिविडेंड आता है उसमें भी कट जाता है, लेकिन मैंने ठीक है। इसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो नहीं करवाया हुआ। ये आप अलहदा पूछ लोगे मेरे से, अभी ना पूछे। अच्छा ठीक है अभी सर। मैंने इसका रट्टा नहीं मारा, मैं रट्टा मार के फिर आपको बता दूँ, ठीक है? जी हामिद भाई, आपका क्वेश्चन है कोई? जी सर, मैंने ये पूछना है, ये शेड्यूल क्या होते हैं? शेड्यूल क्या होते हैं? जी। शेड्यूल तो उन्होंने आपको मेन मेन चीजें जो है ना, वो इकट्ठी करके एक टेबल बना के दे दी है। अच्छा सर, ये कहाँ ठीक से है, मिल सकते हैं? ये शेड्यूल आपको उर्दू बाजार में जाके लेने पड़ेंगे भाई। ये आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोल के देखेंगे ना, उसके एंड पे सारे के सारे 15 शेड्यूल लिखे हुए हैं। मैं आपको राइट। दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में ना। ओके सर। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे जाके, कुछ चेंज होते हैं कुछ नहीं होते। जो लॉ के अंदर लिखे हुए हैं वो परमानेंट हैं, जो शेड्यूल के अंदर है वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं। जी आमिर खान साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो हम्म, मेरे जो अब्बू हैं वो रिटायर्ड एसएसपी हैं, ठीक है? ठीक है। तो हम डीएचए में रहते हैं, तो डीएचए हर 6 महीने बाद सर वो आता है, एक प्रॉपर्टी वो टैक्स आता है। इसमें वो इसके रेलिवेंट नहीं है, वो रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे। वो अच्छा अच्छा। प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वो डिफरेंट चीज है। अच्छा ओके। वो डिफरेंट चीज है। पेंशन के लिहाज से पूछना था मैंने, कहा पेंशनर्स का वो सर्टिफिकेट देगी तो नहीं, आपको वो टैक्स नहीं बचेगा, इनकम टैक्स बच जाएगा, साथ लेकिन लेटर वो लगा प्रॉपर्टी दो तो टैक्स उसमें नहीं एग्जाम्पशन बचेगा। मिल जाती है टैक्स की। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बचेगा इससे। हम्म। ठीक हो गया जी। सर। अच्छा भाई, ये दो शेड्यूल जो है ना, इनका हर बंदे से वास्ता पड़ता है। इंडिविजुअल है, सॉरी सोल फॉर प्रोप्राइटर है। जी कुछ पूछ रहे हैं बीच में? सर, मैं पूछना चाह रहा था तो किसी और ने क्वेश्चन किया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने पेंशनर्स का कहा, फॉर एग्जांपल एक पेंशनर है जिसकी पेंशन ही 2 से 3 लाख रुपए है, तो क्या वो भी एग्जाम्प्ट आ जाता है? भाई पेंशन यार एग्जाम्प्ट है, अच्छा, चाहे पेंशन जितनी लेने भी हो। वाला पर्सन एग्जाम्प्ट है, लेकिन इसमें जो है ना एक क्राइटेरिया उन्होंने अभी शामिल किया है पिछले साल, कि अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो जाए या आपकी पेंशन 10 लाख से ज्यादा है, 10 मिलियन से, 10 मिलियन कितना बनता है, 1 करोड़ बनता है ना? अगर आपकी 1 करोड़ पेंशन बनता है एक जी सर। करोड़ से ज्यादा है या आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, फिर आपकी टेंशन पेंशन जो है ना, उसके ऊपर 5% टैक्स होता है। अगर आप 70 क्रॉस कर गए या पेंशन 10 मिलियन से कम है तो फिर माफ है सारी की सारी। सही, थैंक यू सर। 60 वाला क्राइटेरिया चेंज हो गया, अब पुराने दिन गए। जी हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, मेडिकल अलाउंस एक डिफरेंट चीज है, वो पेंशन की बात कर रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ उसी साइड पे ना, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा भाई, ये जो पहले वाले दो शेड्यूल है ना, ठीक है, ये हर एक बंदे के लिए रेलिवेंट है। जो भी आपका स्टेटस है, आप इंडिविजुअल हैं, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप कोई ईओपी हैं, कंपनी है, एलएलपी है, ये हर बंदे के लिए रेलिवेंट है। लेकिन जो थर्ड शेड्यूल है, ये रेलिवेंट है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो आपकी डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, उसके रिलेटेड बातें की गई हैं। कि अगर कोई बिजनेस कैपिटल एसेट परचेज करता है तो साथ साथ जैसे वो उसको यूज करता है उसकी वैल्यू कम होती है ना। अब जो उसकी वैल्यू कम होती है उसको आपने रिटर्न में कैसे एडजस्ट करवाना है, वो होता है डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। वो आपने कितनी क्लेम करनी है, क्या उसका रेट है, वो सारे के सारे कहाँ पे है, थर्ड शेड्यूल के अंदर है। उसके बाद अभी एक भाई ने बात की थी कि मैंने अगर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर परचेज किए हुए हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है, कि जो एनसीसीपीएल है वो आपका टैक्स काट के बाकी पैसे आपको देते हैं। ठीक है, अब उसको जो डील करता है वो है 8वां शेड्यूल। और जो मोस्ट मेजर है कि जो सबके लिए रेलिवेंट है, वो है 10वां शेड्यूल। कि अगर एक बंदा फाइलर है तो उसके ऊपर रेट कितना होता है, 3%। लेकिन अगर एक बंदा नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर रेट हो जाता है डबल। ऐसे ही है ना, पता है इस बात का? ठीक है, कि फाइलर बंदा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है 3% है, नॉन फाइलर करता है तो उसके ऊपर 6% है।
अब ये जो रेट की डबलिंग है कि नॉन फाइलर के केस में आपका रेट डबल हो जाएगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 10th शेड्यूल के अंदर। ठीक है जी, यहां तक पूछना है कुछ किसी ने? सर ये इनकम टैक्स जब भी हमने करना है तो ये सेक्शन 242 देखनी है बस? जी जी, बस ये 242 देख लेंगे तो बस हो जाएगी आपकी, थोड़ी नहीं देखे जाएंगे। इसीलिए जो मेजर मेजर है मैंने निकाल के लिखनी है कि भाई सारे ना पढ़ना। ठीक है जी। जी अच्छा ठीक भाई, है ये सर। मैंने आपको बता दिया लॉ का स्ट्रक्चर। अब जो इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट सेक्शन है जो हम यहाँ पे जो है ना गाहे बगाहे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो मैं बता दूं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रीएम्बल। इसमें क्या होता है कि कोई भी लॉ जो होता है उसके बारे में बताया जाता है कि भाई इस लॉ का नाम क्या है, ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, और इसकी कमेंसमेंट डेट क्या होगी। ठीक है, जिस तरह अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का प्रीएम्बल किसी ने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है? इसकी मैं इंपॉर्टेंस भी बताता हूँ आपको ना। अच्छा, हम यहाँ पे ना एक्ट आपको डाउनलोड करने आता है, ऑर्डिनेंस वगैरह कहाँ से देखते हैं हम, पता है किसी को? अच्छा भाई, FBR आपने की जाना है एफबीआर की वेबसाइट पे जाके ये पहले वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आगे आप देखेंगे जी ये लिखा हुआ आ रहा है ऑर्डिनेंस, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इस पे क्लिक करें तो ये आपके पास हर साल के अपडेटेड ऑर्डिनेंस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हम ये सबसे लेटेस्ट वाला ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास ओपन हो गया जी। अब ये देखें, ये इसके अंदर जो है ना उसने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपके पूरे के पूरे सेक्शन बता दिए। हाँ जी, मैंने तो आपको पहले बताया था भाई 800 से हो गए। अब ये देखें ये 242 सेक्शन हो गए। ठीक है जी, उसके बाद ये आगे शेड्यूल आपके आगे। ये सारे के सारे, अच्छा जी, ये देखें ये 15 शेड्यूल है टोटल आपके। ठीक है, 15 शेड्यूल के बाद ये है जी आपका सबसे पहला सेक्शन, दैट इज प्रीएम्बल, इसको बोलते हैं पहले वाला। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब यहां से कोई पढ़ के मुझे इसका मतलब बताएगा, इन दो लाइनों का मतलब क्या है? द ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये तो सिंपल सा होगा ना कि इसका नाम बता दिया उन्होंने। अब इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पे लगेगा। ठीक है, तब से इंप्लीमेंट होगा। अब ये तो होगा ना सिंपल सिंपल वाला तर्जमा जो हर बंदे ने करना है, लेकिन कंसल्टेंट वाली डेफिनेशन इसकी डिफरेंट है। वो क्या होती है कि भाई अब उसने लिखा हुआ है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, के ये सारे के सारे पाकिस्तान पे लगता है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या क्या आता है? भाई पाकिस्तान की भी तो डेफिनेशन है ना, हम कहते हैं कि जो इंडिया वाला कश्मीर है वो भी हमारा है। पाकिस्तानी जो सर्विसेज दे रहे हैं वो भी पाकिस्तान में है। हाँ जी, वो तो हम क्लेम कर रहे हैं ना अभी हमने। वो क्लेम करने मैं कहता हूँ भाई पाकिस्तान हुआ, मैं उनके ऊपर भी लगाना शुरू कर दूं, फिर कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना जिसपे सारे बंदे मुत्तफिक हो तो भाई ये पाकिस्तान है इसके ऊपर लगना। वन बाय वन यार, इस तरह नहीं करना, वन बाय वन। ये भी जब हम फेडरल जो टैक्स इकट्ठा करती है ना, जब उसको बोर्ड जिनको देती है उनसे इकट्ठा करेंगे। कश्मीर है जो भी लोग हैं जिनको वो पैसे देती है उनसे इकट्ठे करेंगे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जो डायरेक्टली है पाकिस्तान जो बताएगी अब सेशन में एग्जैक्ट होगा। ठीक है, आप सही पहुंच गए हैं। अच्छा जी, कुछ बोल रहे थे आप इधर से? वो बढ़िया। अच्छा वही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने जो पाकिस्तान की एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसको भी देखना है। ठीक है, अब जिस तरह फाटा और पाटा है, फाटा और पाटा का पता है सबको? फाटा क्या है? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। और पाटा क्या है? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। ये वो इलाके हैं जिन पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं लगता। इसी तरह जो जीबी है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसके ऊपर ऑर्डिनेंस नहीं लगता ये वाला। ठीक है, पहले नहीं लगता था लेकिन अभी कुछ चेंज हो गया है। लेकिन इसकी मोस्ट फेमस एग्जांपल है कश्मीर। आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर पे हमारे वाले लॉ अप्लाई नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लॉ के अंदर जो पाकिस्तान की डेफिनेशन है उसमें आजाद कश्मीर शामिल नहीं है। ठीक है जी, पहले नहीं था। हाँ जी, पहले नहीं था, अब हो गया, मर्ज हो गया। फाटा भी मर्ज हो गया, जीबी भी मर्ज हो गया, लेकिन आजाद कश्मीर अभी बाकी। अच्छा, अब
यहाँ पे जो पाकिस्तान की डेफिनेशन है उसके अंदर आपका आजाद कश्मीर शामिल नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा गलती से जो है आजाद कश्मीर वाले बंदों के ऊपर भी ये आप लॉ अप्लाई करना शुरू कर दे तो वो ब्लंडर हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे ये भी अंडरस्टैंड करना है कि भाई यहाँ पे जो एक एक लफ्ज लिखा होगा वो इंपॉर्टेंट है, उसके बैक एंड पे पूरी की पूरी एक साइंस है, वो हमने देखनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा है दैट इज डेफिनेशंस, कि आप कोई भी कानून उठा के देखेंगे, अगर उसमें देखना है ना कि आपने किसी चीज की डेफिनेशन क्या है, तो वो हमेशा आपको मिलेगी सेक्शन 2 के अंदर, ठीक। सेक्शन 2 के अंदर आप जाके देखेंगे आपको सारी की सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। कोई भी कानून उठा के देख लें दुनिया का, उसका मोर और लेस फॉर्मेट सेम होता है, लेकिन कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं, कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें जो है ना वो सेक्शन 2 के अलावा डेफिनेशन है, ठीक है। जिस तरह आपके पास एग्जांपल है बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 वाला, उसमें जो है सेक्शन 5 है, या पीआरसीपी एक्ट होता है एक आपका ना, वो क्या नाम होता है उसका, सीआरपीसी होता है, मैं वकील नहीं हूं, इसलिए मुझे पता नहीं है, ठीक। सीआरपीसी जो है उसके अंदर भी जो सेक्शन 2 है उसके अंदर डेफिनेशन नहीं है, ऐसी ही है, ठीक है, उसके अंदर कुछ और है, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 2 के अंदर नॉर्मली क्या है, आपकी डेफिनेशन होती है। सेक्शन 4 आपको बताता है कि भाई आपने जो टैक्स लगाना है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगाना है। फिर सेक्शन 9 आपको बताता है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, ठीक है। इस तरह जो है ये सारे के सारे सेक्शन जो है ना आप इनको देख लेना, हम वन बाय वन इनको रीड करेंगे सारों को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनसे आपकी रिटर्न बनती है वो 5 है, ठीक है। वो 5 कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले है सेक्शन 12 दैट इज सैलरी। सेक्शन 15 के अंदर है आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। 18 के अंदर है इनकम फ्रॉम बिजनेस। 37 के अंदर कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है सेक्शन 39। ये 5 सेक्शन है, इन 5 सेक्शन से मिलकर आपकी जो बेसिक रिटर्न है वो बनती है, ठीक है। अगर रिटर्न फाइल करनी है तो इन 5 सेक्शन के ऊपर आपको पक्का अबूर हासिल होना चाहिए। तो ये सारा कुछ तो मैंने बता दिया, लेकिन हमने शुरू कहाँ से करना है अब, कि सबसे पहले हमने बंदे को पैदा करना है, ठीक है। इंडिविजुअल से शुरू करेंगे, ठीक है। पैदा करने से मुराद उसको रजिस्टर करना, ठीक है, कि हम रजिस्ट्रेशन से शुरू करेंगे। कि अगर आपने किसी बंदे को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के नेट में लेके आना है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है आपने उसका एंटीएन बनाना है, उसको रजिस्टर करना है। तो इंडिविजुअल को आपने कैसे रजिस्टर करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले जाना है आईरिस पे, ठीक है। ये मैंने आपको खोल के दिखा दिया था इधर। आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पे आईरिस पे, ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे कोई बंदा है जिसका एंटीएन नहीं बना हुआ, बनाना है अभी, किसी सर ने मेरा बनाना है अपना एंटीएन जी? जी जी सर। अगर किसी ने बनाना है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें अपने क्रेडेंशियल वगैरह। यहाँ पे लाइव ही कर लेते हैं ना, ताकि जो जो मसले आ रहे हैं ना साथ, वो बैठ के हम यहाँ पे सामने देख ले, मैं करूंगा जो मसला आएगा साथ साथ बताता जाऊंगा। नहीं तो क्या होता है, मैं शनाख्ती कार्ड लिया तो उसको बना के दे देता, जो मसले आ रहे होते फिर वो हमारी जो है ना वो क्लियर ना हो। लाइव बैठ के करेंगे वो ज्यादा मजा आएगा। चले इन्हीं को बना लेते हैं, मुझे इनका अच्छा कंफर्म नहीं किया, फोन नंबर और ईमेल, वो मैं अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आप इसको भी देख लेना। हाँ ठीक है। अच्छा भाई बैठ सकते, मेरे पास ना शनाख्ती कार्ड आ गया है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, आपके पास क्लाइंट आता है, वो आपको बोलते हैं कि भाई मैंने फाइलर होना है, ठीक है। अब फाइलर होने के 2 स्टेप होते हैं, पता है आपको? फाइलर होने के 2 स्टेप ये होते हैं, सबसे पहले आपने उस बंदे को रजिस्टर करवाना है, ठीक है, उसका एंटीएन बनाना है। एंटीएन बनाने के बाद आपने उसकी रिटर्न भी करनी होती है, ठीक है। ये 2 स्टेप होते हैं फाइलर होने के। नॉर्मली क्या होता है, जो ले मैन होते हैं उनको बेवकूफ बनाते हैं कंसल्टेंट। तो वो करते क्या है, जस्ट उनका एंटीएन बनाया, एंटीएन बना के प्रोफाइल इंक्वायरी शेयर की, वहां पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाता है। वो अगले बंदे को थोप देते हैं कि भाई एक्टिव हो गए हो, और जाके जब वो अपना रिकॉर्ड वगैरह चेक करते हैं वहां पे वो बंदा फाइलर ही नहीं होता, ठीक है। तो वो टैक्स फिर भी उतना ही पड़ता है। नॉन फाइलर का, और जो है कह लो कि नॉन रजिस्टर्ड बंदा, ठीक है, एक बंदा जिसका एंटीएन बना ही नहीं हुआ वो, और एक बंदा जिसका एंटीएन बना हुआ है लेकिन उसने रिटर्न फाइल नहीं की, दोनों सेम है, ठीक है। दोनों के ऊपर जो टैक्स का रेट है, सारी की सारी चीजें हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बंदा आया तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने चेक करना है कि भाई वो बंदा रजिस्टर हुआ तो नहीं, ठीक है। अब बंदे आते हैं वो बोलते हैं कि भाई मैंने एनटीएन नहीं बनाया हुआ, ठीक है। लेकिन आप जब उसका यहाँ पे
बनाने की कोशिश करेंगे या उसको रजिस्टर करवाएंगे तो सिस्टम आपको एरर देता है कि बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हुआ किसी के साथ ऐसा? ठीक है, ठीक है। वो होता क्या है कि भाई एफबीआर के पास आपके बैंकों का डाटा होता है, सिस्टम इंटीग्रेटेड है। तो जब भी आपके अकाउंट के अंदर कोई औकात से बड़ी ट्रांजेक्शन होती है ना, ठीक है, सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि औकात से बड़ी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि अगर किसी बंदे के अकाउंट में जो है ना 60,000 70,000 मंथली आ रहा था, उसके अकाउंट में अचानक से जो है ना 20-25 लाख आ गया, तो वो उसकी औकात से बड़ी ट्रांजेक्शन है। एफबीआर को शक हो जाता है कि ये बंदा 2 नंबर ही कर रहा है, वो उसको आगे से रजिस्टर कर देती है। ठीक है, इसी तरह एफबीआर क्या करता है, एक स्कीम लेके आता है, उसको बोलते हैं B2B बेसिस। ठीक है, बी इंग्लिश वाला, टू आगे दो और B2B बेसिस। उस B2B बेसिस को बोलते हैं ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। उसके जरिए एफपीआर खुद से उठा के आपको रजिस्टर कर देते हैं। बंदे को पता भी नहीं होता, उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होता, वो 5-5 6-6 साल हो गए रजिस्टर हो चुका होता है। ठीक है, B2B बेसिस, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, ये मैं इधर लिख देता हूँ जी, B2B बेसिस। ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने उसका प्रोफाइल इंक्वायरी करके चेक करना है कि भाई ये बंदा वाकई ही रजिस्टर्ड है या नहीं। जी इफ्तिखार भाई पूछें। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा नाम इफ्तिखारुल हसन है। तो मैंने भी ये एक डेमो आपका ज्वाइन किया है। मेरा जी सिर्फ जी ये क्वेश्चन है यहाँ पर, चूंकि बात हो रही है B2B की, कि मतलब मेरे एक अपने जाने वाले वो अपने भाई की शॉप पे काम कर रहे थे। तो अभी उसको पता चला कि 5-6 साल बाद कि उसके नाम पे ना एक ये NTN नंबर इशू हुआ है, और वो उस शॉप पे जस्ट एक काम कर रहा था। एक्चुअली वो ही वॉज नॉट प्रोप्राइटर ऑफ दैट शॉप, तो जस्ट एक वर्कर की सी से अब वो अपना कहीं और सैलरी बेस पे काम कर रहा है। तो अब उसने ठीक है। अपने कुछ छोटा सा प्लॉट लिया, पता चला कि उसके नाम पे तो ऑलरेडी ये NTN नंबर इशू है, और वो 4-5 साल से उसे रिटर्न नहीं जमा कराई, और वो सोल प्रोप्राइटर की बेसिस पे है। अब ना तो उसका कोई CNA से नंबर लिया गया, ना ही उसकी कोई विलिंगनेस ली गई। तो ये थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन, जिस तरह अभी आपने बताया ना, तो B2B से वो फिर मुझसे ही कर लेते हैं। जी 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 तो कैसे जी। वो उनने कर लिया, ये थोड़ा सा एक सर उनके पास डाटा तो आपका सारा होता है ना, नादरा के साथ सिस्टम इंटीग्रेटेड है आपका। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि नादरा के साथ, भाई यार आपस में बातें करते प्लीज। नादरा के साथ सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है, उनके पास आपका सारा डाटा मौजूद होता है। बैंक स्टेटमेंट से या बैंक ट्रांजैक्शन की बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बंदे को रजिस्टर करना है। नादरा से डाटा उठा के ठक आप कैंटीन बना देते हैं। उसके अकाउंट की कोई ट्रांजैक्शन ऐसी कोई नहीं थी। सर वो फिर बस। उनकी मर्जी होती है, ये मैंने आपको ना जस्ट एक मेजर इंडिकेटर बताया है। ओके लेकिन वो तो ओके। कहते हैं कि भाई जो बेशक रेडी पे बैठा है या कोई फकीर भी है ना, उसको एनटीएन बनाना चाहिए, टैक्स नेट में आना चाहिए। तो जस्ट उनके यहाँ पास थोड़ा सा कोई यही इतना पैट क्वेश्चन। क्राइटेरिया नहीं है, वो जिसको दिल करता है उठा के कर देते हैं, बस उन्होंने चले नंबर बढ़ाने होते हैं। जी जी, ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा उसको? आप फिर दोबारा आप रिटर्न फाइल करें, फिर वो क्या है, जब बना दिया उन्होंने हाँ। तो आप उसको खत्म तो नहीं कर सकते ना। नहीं तो आप कैसे वो करेगा हैंडल, क्योंकि वो तो एक्चुअली है ही नहीं, वो ना तो उसका प्रोप्राइटर है, एक छोटे से मतलब सैलरी पर्सन है, सर तो फिर वो क्या आप करेगा? नो इनकम के साथ रिटर्न फाइल करते जाए ना उसकी। आप उसकी नो नो इनकम ओके। के साथ रिटर्न फाइल करते जाएं या बिलो टैक्सेबल थ्रेशोल्ड से रिटर्न फाइल कैटेगरी करते चेंज जाएं। नहीं होगी उसकी, कैटेगरी इंडिविजुअल नहीं, में चेंज नहीं कैटेगरी नहीं होगी। चेंज हो सकती, उसकी कैटेगरी नहीं चेंज हो सकती। एक बात ये याद रख लें जी जी कि जो B2B बेसिस है, B2B बेसिस पे हमेशा रजिस्टर होगा इंडिविजुअल। ठीक है, जी। जो कंपनी ओके है या सोल प्रोप्राइटर है, वो B2B बेसिस पे रजिस्टर नहीं होता, हमेशा एक इंडिविजुअल रजिस्टर करते हैं। उसके बाद फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको अमेंड करवाते हैं। ओके ठीक है ओके, जी। अब उसको ठीक हो गया। ओके। जी जी, चलिए ठीक है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा जो है ना आगे चल दूं, फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ ना जरा। अच्छा भाई, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने, जी भाई 1 मिनट जरा होल्ड पे कर लें, याद लिख लें अपने कहीं पे। मैं एक चीज बता दूं फिर आता हूँ आपकी तरफ, ठीक है? अच्छा, आपके पास शनाख्ती कार्ड आ गया? ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आके यहाँ पे उसको चेक करना है। इसको बोलते हैं प्रोफाइल इंक्वायरी। टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे आके आप यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे। अब पैरामीटर आपके पास एनटीएन भी है, CNIC, पासपोर्ट या रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन नंबर, ये सारे के सारे पैरामीटर हैं। एनटीएन क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो सोल प्रोप्राइटर के अलावा है, सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल के अलावा है। ठीक हो गया?
जो सोल प्रोप्राइटरी या इंडिविजुअल होता है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ही जो है वो उसका सीएनआईसी होता है, एनटीएन होता है, 13 डिजिट वाला। लेकिन अगर कोई ईओपी है या कोई कंपनी है तो उसको अलहदा से एक 7 अंकों का एनटीएन अलॉट होता है, वो एनटीएन है। अगर आप इंडिविजुअल है तो आप सीएनआईसी करेंगे। अगर किसी के पास पासपोर्ट नंबर है, कोई गोरा शोरा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पासपोर्ट नंबर से करता है। और अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी या एओपी है तो वो अपना क्या रजिस्ट्रेशन नंबर या इनकॉर्पोरेशन नंबर यहाँ से प्रोफाइल इंक्वायरी करती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्योंकि इंडिविजुअल है तो मैं इसका सीएनआईसी नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जी। ये पहले रजिस्टर हुआ है, ये भी जो है ना B2B बेसिस पे रजिस्टर हुआ है, ठीक है। हाँ जी, आईडी कार्ड दे दो मुझे। हाँ जी, ऐसे जैसे मुझे पता चल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई बंदा आपके पास आता है ना, सबसे पहले आपने काम क्या करना, उसको यहाँ पे आके चेक कर। अब ये देखें, शुक्र है ये हमें मिला है, इनको हमने चेक किया तो इनका एनटीएन नहीं बना हुआ था, ठीक है। जिसका एनटीएन नहीं बना हुआ उसका क्या आ गया, नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अब इनको हमने करना है रजिस्टर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कर देंगे, ये आपके पास टैब ओपन हो गया। अब इनका ईमेल और फोन नंबर है आपके पास, उस पर ओटीपी आएगा, ठीक है, 1 मिनट जरा। नाम की स्पेलिंग और का अच्छा मैं एक तो ना आपको अरेंज कर दो, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ये ग्रुप में देखना 370 एंड पे। आईडी कार्ड नंबर भी हम इस पर पेस्ट कर देंगे। वो हमने पिछली क्लास में ट्राई किया था, वो बताऊंगा मैं, मुझे याद है, बताऊंगा मैं। अच्छा, A03117024 370। अच्छा भाई ये देख लो कि जब आपने किसी इंडिविजुअल को रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने उससे शनाख्ती कार्ड मांगना है, उसका नंबर नहीं सिर्फ चलेगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी मांगनी है। रीजन क्या, आपको शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ साथ उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी भी देनी पड़ती है, ठीक है। और साथ में आपने उसका फुल नेम, अब ये सिम भी नाम पे होने चाहिए। अच्छा, ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको उसका शनाख्ती कार्ड, उसका फोन नंबर और उसकी ईमेल चाहिए, ठीक है। अब ये इनका शनाख्ती कार्ड भाई, ये रट्टा नहीं मारना है, इधर आगे देखेंगे ना तो साथ साथ आपको बताता जाएगा क्या क्या चाहिए मुझे। समझ आ रही है कि नहीं, बोर तो नहीं हो रहे, बहुत स्लो चल रहा हूँ ना आज मैं। पहली जो है ना, पहले बता दो भाई, जो पहली 5-6 क्लासेज है ना वो हम स्लो स्लो चलेंगे, जो उनके पास डाटा होता है वो खुद ही डाल देते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। पहली जो है ना 4-5 क्लासेस वो हम बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे, जिस तरह हम बच्चों को लेकर चलते हैं ना उंगली पकड़ के, वैसे चलेंगे ताकि चीजें पक्की हो जाए। जब एक दफा पक्की हो जाएंगी, बेस सेट हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है ना स्पीड लगा देंगे आगे, ठीक है। हाँ जी भाई, इसीलिए तो मैं सामने खोल के बैठा हुआ, वरना शनाख्ती कार्ड लेना आता है, तो जाहिर सी बात है, और मैं क्या करूँगा है, भाई करना है ना ये। नहीं 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 भाई, वो नहीं, सिस्टम नहीं यार जितने पैसे दिए इसमें ये मिल रहा है, शुक्र करो। 4 महीने सबर करना है, वकील डिटेल में बताएगा तो फिर आगे मेरे गिरबान पर इसके पैसे होते हैं भाई, इसका नहीं भाई, आया नहीं अभी, भेजा नहीं आपने मुझे, मुझे नहीं आया अभी तक भाई। एक चीज हाँ ये आपने हाईलाइट कर दिया, एक चीज मैं बता दूं कि प्रैक्टिस जो है ना वो आप अपने अपने एनटीएन बना के वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिकल मेंशन किया गया था मुझे, तो जिस प्रैक्टिकल यही है था ना, मैं करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल इसी बात पे वैसे पैसे दिए, ठीक भाई, सही बात है। तो मैंने कहा ना कि अगर आप कहते हैं मैं आपको मुंह में डाल दूं वो तो नहीं होगा। अच्छा भाई बस लड़ना नहीं है इधर मेरी तरफ यार, बस ठीक है। आ गया नेट नहीं चल रहा,
यार इनका जो है इंटरनेट से नहीं चल रहा है, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर बोल दे, बाकी डाटा तो है। 202 आ गया। अच्छा यार इधर देख लो बस आप, 832 132 4। अच्छा भाई ये मैंने आईडी कार्ड नंबर डाल दिया है इधर। उसके बाद आप वो पूछ रहा है कि भाई अगर तो आपके सीएनआईसी के लाइफ टाइम एक्सपायरी है, बंद कर दो। अगर तो सीएनआईसी की लाइफ टाइम एक्सपायरी है तो आप इसको नो कर दोगे, अगर है तो आप क्या करोगे, उसको यस कर दोगे। यस करते हैं तो वो ये नीचे से जो है ना एक्सपायरी डेट उड़ा देता है। ठीक है, इसको नो करके आपने क्या करना है, यहाँ पे सीएनएससी की एक्सपायरी डेट डालनी है। एक्सपायरी डेट क्या है इनकी? नहीं, एक्सपायरी डेट इनकी 2028। 1/9 महीना बनता है जी, सितंबर। ये लें जी, फुल नेम इनका है जी, स्पेल कर दें, AIMAN अच्छा भाई एक चीज यहाँ पे, कुछ आईडी कार्ड आपके पास ऐसे आएंगे जिनमें उर्दू में लिखा होता है। ठीक है, देखा किसी ने, मसला हुआ किसी के साथ, तो उसको फिर जो है अब जब उनकी आप प्रोफाइल इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, या लेटर ऑन जाके आपको उनका कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है, तो जो उर्दू वाला नेम होता है ना, उस पर ओटीपी नहीं जा रहा होता, या मसले मसाइल आ रहे होते हैं, तो उसका हाल ये होता है कि भाई आप जो है ना, यहाँ पे वो आपसे आईडी कार्ड कहीं भी अटैच नहीं करवाता। ठीक है, आईडी कार्ड आपसे अटैच नहीं करवाता, ट्राई करके देख लें, उसको इंग्लिश में लिख के चल जाए तो ठीक है, वरना फिर उर्दू में चलाना है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि वो इंग्लिश के अंदर चल जाता है। ठीक है, जो उर्दू वाला सीएनआईसी है ना, उसमें मसले आते हैं आगे लेटर ऑन जाके, तो कोशिश करना है कि उर्दू वाला जो है वो यहाँ पे आपने लिखना नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई ये सारा डाटा एंटर करने के बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो वो अब आगे मेरे से मांग रहा है एड्रेस। ठीक है, अब एड्रेस के अंदर आप कौन से वाला एड्रेस डालेंगे, जो उनका शनाख्ती कार्ड के ऊपर आ रहा होता है वो डालेंगे, कि जो करंट एड्रेस है वो डालेंगे? सर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। कस्टमर के रिक्वायरमेंट करंट वाला डालेंगे आप। उसकी रीजन ये है कि जो आपका टैक्स ऑफिस साइन होगा, ठीक है, पहले क्या होता था जब मैनुअल सिस्टम था ना, तो टैक्स ऑफिस आप अपनी मर्जी से चूज करते थे, लेकिन अभी वो आपके एड्रेस की बेस पे आपको ऑटोमेटिकली टैक्स ऑफिस असाइन करता है। ठीक है, तो आपने उसको ग्रांट एड्रेस डालना जहां पे आप रुके हुए हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हमारे केसेस के अंदर के जो हमारा शनाख्ती कार्ड के ऊपर परमानेंट एड्रेस है वो पुराना किसी गांव का होता है। तो अगर आपने वो वाला एड्रेस डाल दिया और कल को आपको कोई नोटिस आ गया, ठीक है, तो आपको बार बार वहां के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप एड्रेस वही रखें जो आपका ग्रांट एड्रेस है, जहां पे आप रुके हुए हैं या जहां पे आप कारोबार कर रहे हैं। अगर बाद में लेटर ऑन चेंज हो जाता है आपका एड्रेस, तो आपका जो टैक्स ऑफिस है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप जो करंट वाला है वही ऐड करें। ठीक है, तो भाई हाँ मैंने करें। ना मेंशन करें, मैं भी नहीं करूंगा मेंशन। ठीक है जी, अच्छा रेजिडेंशियल एड्रेस है इनका, क्या एड्रेस है भाई? हाउस 21, हाउस 121, कामरान प्लॉट, आगे इलाहाबाद पार्ट टाउन। तो फिर ये ना, फिर इसको यहाँ से खत्म करो। अच्छा भाई बाज दफा क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैं साथ मेंशन करता जा रहा हूँ, ये आ गया। ठीक है, अच्छा बाज दफा क्या होता है, आप प्रोफाइल इंक्वायरी करके देखिए है ना, तो किसी सिंपल से बंदे ने डाला होता है, तो वो क्या ये प्रॉपर ख्याल नहीं रखते, कोई छोटा आ रहा होता है कोई बड़ा आ रहा होता है, वो बुरा लगता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसको जो है ना प्रोफेशनल रखे, ताकि पता लगे किसी बंदे के पुत्र ने काम किया हुआ, उसको काम आता है, प्रोफेशनल है भाई। ठीक है, अच्छा इसको मैंने एड्रेस डाल के नेक्स्ट कर दिया। अब मांग रहा है हमसे ईमेल। अब ईमेल का मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ईमेल लाजमी है उसी पर्सन की हो। तो भाई ईमेल के लिए कोई जरूरी नहीं है, कोई आपके पास क्राइटेरिया नहीं होता कि आप आइडेंटिफाई कर दो ये उसी की ईमेल है या नहीं। ठीक है, तो ईमेल आप जो मर्जी डाल दो। ठीक, उसके बाद फोन नंबर के लिए कंपलसरी है कि उनके नाम पर रजिस्टर हो। ठीक है, फोन नंबर के लिए इनिशियली कंपलसरी है कि उनके नाम पर रजिस्टर हो, लेकिन बाज दफा क्या होता है आयरिस में ग्लिच आ रहा होता है। ठीक है, सही है, आयरिस में ग्लिच आ रहा होता है, तो होता क्या है कि जब आप गलत नंबर डालते हैं तो उसके ऊपर भी ओटीपी चला जाता है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ एक दफा, जल्दी हो जाएगा। चला गया ओटीपी, अब ये नंबर मेरा है। ठीक है, होगी तसल्ली। लेकिन
अब ये ओटीपी तो चला गया, अब मैं ओटीपी यहाँ पे डालूंगा, ईमेल वो वाला डाल दूंगा, लेकिन जब मैं आके उसको यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सेट करने के बाद एंटर करूंगा ना, तो मुझे तब जाके एरर देता है कि भाई ये आपके नाम पे रजिस्टर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं बताएगा आपको, एंड पे जाके बताएगा, एंड लास्ट पे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करनी है कि भाई फोन नंबर वही डालो जो उनका है। भाई मैं उनका फोन नंबर, लो जी, ओटीपी चला गया। अब ये उनके फोन नंबर पे और ईमेल पे डिफरेंट ओटीपी आते हैं। ठीक है, बाद दफा क्या होता है फोन नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा होता, तो आपने करना क्या है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है कि एमएसजी टाइप करके, सिर्फ एमएसजी करना है, ये साथ कॉम्बो शॉम्बो भी लगवा देते हैं बात जो है ना वहां फंकार, ये नहीं लगवाने। सिर्फ एमएसजी टाइप करके 9966 पे सेंड करेंगे मैसेज आप, पैसे लगते हैं उस पर, फ्री पे नहीं होता, पैकेज पे नहीं होता, तो ओटीपी आ जाता है आपके नंबर पे। ठीक है, तो ये वही वो फिर सिस्टम का मसला होता है ना, मैं तो आपको तरीका जो है वो बता रहा हूँ। आया ओटीपी? ईमेल वाला बता दें क्या है? हाँ जी, दोबारा गया होगा। ठीक है, हाँ ये भी याद रखते हैं कि मैंने पहले भेजा था ना ओटीपी, तो जो पहले चला गया वो एक्सपायर हो गया होगा। जो लेमैन होता है उसको नहीं पता होता पहले कौन से वाला है बाद में कौन से वाला, तो वो आपको पहले वाला बताया जा रहा होता है, बार बार आप जो है ना ट्राई करते हैं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं बाद में। ठीक है, तो ये भी ख्याल रखना है कि एक दफा ट्राई कर लिया, दो दफा ट्राई कर लिया, तीसरी दफा साथ ही ट्राई नहीं करना, थोड़ा सा वक्फा लेके 2-3 घंटे 4 घंटे का, फिर उसके बाद ट्राई करना है। ठीक है, 565113 सिम पे नहीं आया अभी, 18699 ये ओटीपी मैंने डाल दिया जी। उससे मंगवाएंगे जाहिर सी बात। ठीक है, ये तरीका जो मैंने आपको बताया है ना पहले कि भाई फोन नंबर जो है वो उसके बगैर भी हो जाता था, किसी और का फोन नंबर हो, प्रीवियसली ये प्रैक्टिस बड़ी देर चलती रही है। अगर किसी का कोई पुराना क्लाइंट हो, ठीक है, वो किसी वकील के पास हो, तो आप जो है ना उनसे देख लें, वो वकील उनका पासवर्ड नहीं देता, ओटीपी नहीं देता, आप बैठ के चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो कहते हैं वकील ने नंबर अपना लगाया हुआ है। ठीक है, वो नहीं देते। तो प्रीवियसली था क्या कि भाई वो फोन नंबर जो है किसी और का यूज हो जाता था, लेकिन अभी यूज नहीं होता वो। ठीक है, अच्छा आपने पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड इनका जो है ना मैं सेट कर रहा हूँ, बाद में चेंज कर लेना आप। चलें भाई, ये भाई मैंने पासवर्ड लगा दिया, सारे के सारे क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे, जिस तरह फेसबुक का इंस्टाग्राम का पासवर्ड सेट करते हैं वही सेम चीज है। पिन डाल दो कोई भी, 1 2 3 4 रख दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि भाई वो डाटा जो है आपका नादरा के साथ लिंक्ड है, तो वहां से क्या करता है ये B2B बेसिस के लिए आपका डाटा उठाता है। ठीक है, अब ये हमने क्या किया है, इनका एनटीएन बनाया, तो ये इनका रजिस्टर हो गया, एनटीएन इनका बन गया। ठीक है, अब जो इनका लॉगिन होगा वो ईमेल पे भी चला जाता है, फोन नंबर पे भी चला जाता है, और उनके पास जो है जिसने बनाया उसके पास तो होता ही सेव हो गया। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन हमने साथ यहाँ पे दी थी वो सारी की सारी यहाँ पे शो होनी शुरू होगी। अब ये वाला एड्रेस जो है हो सकता है इनके आईडी कार्ड के ऊपर ना हो, या डिफरेंट हो, उसने यहाँ पे कहीं पे कंफर्म नहीं किया कि भाई ये आईडी कार्ड वाला एड्रेस ही है ना। फोन नंबर का उसने पूछा कि नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने एड्रेस का नहीं पूछा कि ये आईडी कार्ड वाला ही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इधर से लॉग इन कर लेते हैं इसको। भाई दोबारा बताइएगा इनका एनटीएन। अच्छा मेरे पास हो गया शो, इधर डाउनलोड हो गया, 352026832134। भाई मैं इसको लॉग इन कर रहा हूँ, तो ये कैप्चर जो है ना आपने हर दफा फिल करना है, 10 सेकंड के लिए होता है, एक्सपायर हो जाता है उसके बाद। और ये फिल करते हुए ना बाज दफा क्या होता है, लोग ख्याल करते हैं कि भाई कैपिटल वर्ड आ रहा है मैं उसको कैपिटल करूँ स्मॉल करूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कैपिटल है स्मॉल है जो मर्जी कर दें, आपने सिर्फ वो फिल करना है, कैपिटल स्मॉल का फर्क नहीं रखना। तो करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, लॉग इन। ठीक है जी, ये हमने आईरिस के अंदर आना देख लिया कि हमने पैदा कैसे करना है। ये हमने क्या किया, इनको रजिस्टर कर लिया, पैदा कर दिया, इनको हमने बॉन्ड करवा लिया। आज हमने यहाँ तक करना था, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप 1 बाय 1 पूछते जाए, हैंड रेस करते जाए। ठीक है, यहाँ से आगे हम कर लेंगे जी। यार अभी बोलना नहीं है भाई,
अच्छा मेरी बात सुने, अब क्लास हो गई है खत्म, जिनके क्वेश्चंस हैं वो तो बैठे रहे, अगर किसी ने जाना तो उठ के जा सकते हैं, ठीक है? जी ये पूछें आप। जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन साइन करने के लिए, अपनी मर्जी का डाल सकते हैं। लेकिन वो तो लंबे क्लास टेक्स्ट करेगी। नहीं, उसका आईडी कार्ड पे डिफरेंट एड्रेस होगा, एड्रेस की कैद नहीं है, मेरा पास किसी को लेने क्या है वो पता है। डाल सकते हैं, आ जाएगा आ जाएगा। और एग्जाम करना हुआ है ये टेस्ट करेगा ये तो किस टाइम जाने के लिए उसको क्रॉस वेरीफाई करता है, फैच नहीं करता, फैच नहीं करता जब हम खुद कर रहे होते हैं, B2B बेसिस पे वो करता है, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ इधर से, ये प्रोफाइल में आके, प्रोफाइल में आके ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन बेसिस लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, ये हमने क्या लिखा हुआ वॉलंटरी कि हमने खुद रजिस्टर करवाया अपने आप को। अगर कोई दो बंदे पहले थे जिनको हमने देखा कि वो खुद रजिस्टर हुए थे ऑटोमेटिकली, उनका यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, B2B बेसिस, ठीक है? वो आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना उसको, कल बताएं। ये सॉरी, जस्ट प्रोफाइल में जाके ये रजिस्ट्रेशन बेसिस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आता है B2B बेसिस, ठीक है जी? जी और क्वेश्चन था किसी का यहाँ पे? हाँ जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक हो नहीं, अभी ATL वाला चलाने पे करने, इस पे कल डिस्कस करेंगे, पे नहीं करना वो जी। सर एक मिनट उधर से ले लो जी। हाँ जी, वहां से हमें नोटिस आ जाता है और हम जो है उसको चेंज कर सकते हैं कि हम लोग भी नहीं चेंज कर सकते हैं आप RTO, तो नोटिस भी हम उसका नोटिस का नहीं वो इतना टाइम नहीं होता, बहुत रिलीज करते हैं RTO चेंज करने में, जो है ना वो नाक से निकलाते हैं, हो सकता है लेकिन वो इतना आसान नहीं है। जी भाई, जी डॉक्टर साहब आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे ना एक दो क्वेश्चंस हैं। जी जी सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे होते हो, आप अपना नेम देते हो, उसमें जी कोई स्पेल मिस्टेक हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो क्या हाँ सर जी, वो चेंजेबल है? चेंजेबल है बिल्कुल, आपको मैनुअल एप्लीकेशन देनी पड़ती है उसके लिए, सर आईडी वही से मेरा एक चेंज नहीं इशू होता। आया था, मेरे मीन्स टू से मेरा नाम है ना खलीलुर रहमान, तो जो जी जी वकील उस टाइम पे मुझे सबमिट कर रहा था तो उसने सेंटर में UR नहीं डाला, और UR ठीक नहीं है। डाला, तो उसके बाद मैंने उसे कहा था कि आप पोर्टल पे जाके काइंडली इसको चेक करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको RTO ऑफिस जाना पड़ेगा, उधर से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जी जी एप्लीकेशन बिल्कुल देके यही फिर ये प्रोसेस है, आपका प्रोसीड होगा। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है, ये आईडी से नहीं होता, आपको मैनुअली जाना पड़ता है वहाँ पे फिजिकली। अच्छा, उसमें अगर वो नेम स्पेल चेंज है तो जी आइदर मुझे कोई इमिग्रेशन या कुछ और भी प्रोसेस है उसके अंदर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम बन सकती है? बिल्कुल मसला बन सकता है, बिल्कुल मसला बन सकता है, तो मीन्स के ये टाइमली चेंज करवा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसको फौरन चेंज करवाएं आप। दूसरा एक और है, आपने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया है इस बात के ऊपर, वो ये है कि अब जैसे मेरी जो है ना, पहले फाइल एनुअली रिटर्न करता था, वो वकील करता था, तो उसने कभी जी भी मुझे जो है ना मेरा पासवर्ड नहीं दिया। अब जो नोटिस आते ठीक हैं है। उसके पास आते हैं, जो भी सिस्टम है उसके पास है, अगर मैं खुद से हम्म, उसको अवेल करना चाहूँ तो क्या उसका सिस्टम है? कल करेंगे, कल बताऊंगा पासवर्ड चेंज कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है, ठीक है, ठीक है ठीक हाँ है। जी, वो बताएं। चलिए, बहुत शुक्रिया। Thank you। जी जी जैन भाई। सर मैं ये पूछना था कि ये जो अभी आपने एनटीएन बनाया है, ये एक जी इंडिविजुअल बंदे का बनाया है या पर्सनल उसका बनाया है, या अगर हम सोल प्रॉपर्टी ये इस पे जाते हैं नहीं, ये बिजनेस पे सोल सोल प्रॉपर्टी? प्रोप्राइटर इसके अंदर ही रजिस्टर होगा, हमने अभी इंडिविजुअल का बनाया है। ठीक है, मतलब कि एक एनटीएन जिसका बनेगा उसके नाम, फॉर एग्जांपल कि अब मैंने एक ना ये बिजनेस स्टार्ट करना है सोल प्रॉपर्टीशिप, अपना एनटीएन जी बना के इसके अंदर इसको करूंगा उसके रजिस्टर। अंदर बिजनेस आपने डालना होता है। जी ठीक है, ये कल चल करेंगे ना इंशाल्लाह? जी जी, नहीं कल नहीं, अभी आगे जाके होगा, अभी हम इंडिविजुअल पे ही रुकेंगे। जी ठीक है। जी भाई और क्वेश्चन है किसी का? नादरा से जो है ना वो ये नहीं चेक करता कि आपकी स्पेलिंग ठीक है या गलत है, ये वो सारा, वो जस्ट जो है ना आपका CNSC जो है ना उसको क्रॉस वेरीफाई, जस्ट CNSC। हाँ जी सिम, ठीक सिम, लेकिन सिम जो है ना, सिम आपके नादरा से वेरीफाई नहीं हो सकती, सिम जो है ना वो आपके नादरा से वेरीफाई नहीं ना होती। आपने कभी सिम लेके नादरा में रिपोर्ट किया कि मैंने अपने नाम पे ली है सिम?
टेली कम्युनिकेशन कंपनी जो है ना, उनके साथ इंटीग्रेट किया सिस्टम। हाँ जी, उनके साथ इंटीग्रेट किया जी। B2B का होता है कि आप ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, उसकी रीजन कुछ भी हो सकती है, एक्सेसिव अमाउंट आ गई है, कुछ भी आ जी मेरा क्रिमिनल प्रैक्टिस है तो ज्यादातर पुलिस वालों के साथ मेरे देखने में जो भी पुलिस वाले भी बैठे वो आज तक ना उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया ना कुछ करवाया, उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है। और उनको मैसेज भी आता है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें, रिटर्न फाइल करें। क्या एक बंदा जो B2B में ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हुआ है उसको एफबीआर पे मैसेज भी करती है या उसको करती है, नोटिस आते हैं उनको। लेकिन उसमें ये होता है कि आप देखते हैं बहुत सारे बंदों को पता नहीं होता, ये वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते। उसकी रीजन ये होती है कि जो सरकारी बंदे हैं ना, एफबीआर को मतलब है टैक्स से, ठीक है। जो सरकारी बंदे होते हैं उनका टैक्स कट के आ रहा होता है तो वो कहते हैं बस ठीक है, कट रहा है ना तो ओके है। लेकिन अगर कोई बिजनेस है ना, बिजनेस रजिस्टर हो चुका है और वो टैक्स पे नहीं कर रहा, तो वो तो उसके पीछे हाथ होके पड़ जाते हैं, छापे मारते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका टैक्स कट किया, हम्म लेकिन लास्ट में एक थे उन वो रिटायरमेंट हुई है, और रिटायरमेंट के बाद उनका इतना इशू बना है कि ये आप कब से रजिस्टर्ड हुए थे लेकिन आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। जब ऑटोमेटिकली आप आपका टैक्स कट रहा है, जी जी, लेकिन उसका भी बहुत इशू बना है। उन्होंने पहले रिटर्न फाइल की है, फिर उनका सारा रिटायरमेंट ऐसे ही वो कहीं पे भी जाकर मसला कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि कंप्लाइंट रहें, सेफ रहें। जी हामिद भाई, आपने पूछना था कुछ, आपने हैंड रेज किया था। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैंने ये वालेकुम पूछना अस्सलाम। था, ये एड्रेस के रिलेटेड के अगर कोई एड्रेस चेंज करना तो वो उसका भी यही प्रोसेस है कि पहले आरटीओ ऑफिस जाएं जी फिर जी, वहाँ एड्रेस चेंज कर से? सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये इसी में आईआरएस में या फिर उसका जी जी, कोई यहीं पे होता है, स्पेसिफिक? आईआरएस में होता है, आईआरएस में। अच्छा। जी भाई, और क्वेश्चन है किसी का? जी जी, एक मिनट जरा, मैं ऑनलाइन वालों को कर दे खत्म, फिर देखता हूँ। भाई ऑनलाइन वालों में से अगर किसी क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं जी। नहीं सर, ये खालिद साहब आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन आपको रजिस्टर होना चाहिए। ये आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, जो फॉरेन रेमिटेंस है ये टैक्सेबल नहीं होती आपकी। जी चले ठीक है जी, फिर ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास को खत्म करते हैं। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।